ऑलराइट क्लास, तो हम यहाँ पर जो है वो ई-कैट एम-डी-कैट में जो है वो सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू थिंग्स, उसके बाद एमसीक्यूज़ की तरफ हम इसमें आते हैं। पहले कंप्लीट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर है उसकी फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके हवाले से। ठीक है, तो फर्दर अब चैप्टर 2 आ रहा है हमारे पास, सेकेंड ईयर के कोर्स को हम पहले स्टडी करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा तरीका है। अब अच्छा, फर्स्ट तो हाइड्रोजन के बारे में लाइक के आपको जो है वो लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में चाहिए होती है हाइड्रोजन के बारे में। और वो क्या इन्फॉर्मेशंस हैं कि भाई सबसे पहले तो कि यस हाइड्रोजन के बारे में कि इट इज़ द सिंपलेस्ट एटम, कि सबसे जो है वो सिंपलेस्ट एटम होता है, सादा तरीन एटम होता है हाइड्रोजन। सिंपलेस्ट कह सकते हैं बिकॉज देयर इज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, इट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, सिंपलेस्ट एटम होता है, स्मॉलेस्ट जो एटम होता है वो हीलियम होता है। अगर एमसीक्यूज़ में आपसे विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट एटम कहा जाए तो स्मॉलेस्ट जो है वो हीलियम है। हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर जो श्रिंकिंग इफेक्ट होता है ना वो कम होता है, हीलियम में ज़्यादा होता है लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो स्मॉलेस्ट हीलियम है और सिंपलेस्ट एटम जो है वो हाइड्रोजन है, सादा सत्तरीन है बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन 2 वर्ड से निकला है, ऑल ऑफ यू नो कि दैट इज़ हाइड्रो एंड जन। तो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जन मतलब जनरेटर, तो हाइड्रोजन मीन्स वाटर प्रोड्यूसिंग गैस। ठीक है, और किसने डिस्कवर किया था उसको भाई, लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश ने। और कैसे डिस्कवर किया था, जिंक का HCl पर जो एक्शन हुआ था तो उस पर उसने उसको जो है वो प्रिपेयर किया था। ठीक है, जिंक और HCl का रिएक्शन करवा कर कि जब जिंक है Zn है, जब उसका HCl से रिएक्शन कराया जाता है तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये इस रिएक्शन के थ्रू हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था, हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है दैट इज़ आल्सो हाइड्रोजन, क्योंकि स्टार्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पता है कि हाइड्रोजन से बनती हैं। और स्टार्स सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं हमारे पास, हमारी गैलेक्सी के अंदर या हमारे यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 1 और मास नंबर इसका 1.008 होता है ना, तो 1.008 AMU इसका मास नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है। 1 भी लिख सकते हैं उसको राउंड ऑफ करके हम। ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है, ये डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है H2 की सूरत में। ठीक है, तो और जो स्टार्स वगैरह होते हैं जैसे सूरज वगैरह जो है स्टार्स वगैरह आपको पता है दे आर द ब्लोइंग गैसेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस के बड़े बड़े बॉल्स होते हैं ये, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होती है, वो जल रही होती है। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस जारी होता है। तो क्लियर है हाइड्रोजन के बारे में जो है वो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने आपको दी, समझ में आती है सारी चीज़ें। ठीक, कोई मुश्किल चीज़ इसमें आपको लगे तो बताएं, वेरी सिंपल सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर वही बात है कि आप मेन पॉइंट्स जो आपको लगता है कि यार मुझे इससे पहले नहीं पता थे वो लिख लें, और जो पता थे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो GK आपके पास वो हमेशा रहेगी। ठीक है, जैसे ये सब GK पॉइंट्स हैं, जनरल नॉलेज पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें से कोई अभी तक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आया एप्टीट्यूड के लिहाज से, जब आएगा तो बताऊँगा उसके वाले से। ठीक है, तो मसला यहाँ तक नो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आए हम आगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक उसका होता है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन इंडस्ट्रीज़, कि इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में किस तरह से हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया जाता है। तो देयर आर 6 मेथड्स टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में 6 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। लेबोरेटरी का मेथड कैवेंडिश मेथड जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बाकी ये हमारे पास 6 मेथड है जिसके जरिए हम जो है वो डिस्कवर करते हैं, हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। स्टीम कोक प्रोसेस, स्टीम हाइड्रोकार्बन, स्टीम मिथेनॉल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। So these are the 6 methods by which hydrogen gas is prepared in large scale in industries. ठीक है, so one by one I am going to discuss every topic कि how to prepare hydrogen gas and produce hydrogen gas. ठीक है भाई, तो हम एक एक करके तमाम टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। स्लाइड्स के बारे में आप जानते हैं यार, ये स्लाइड्स मैं आपको जो है वो घर जाते साथ शेयर कर दूंगा सारी। अगर कोई चीज़ यहाँ से लिखने में रह जाती है तो आराम से उसको घर पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो है पिछली बार भी दे दी थी तो अब इस बार भी दे दूँगा। ठीक है, हाँ, जो मेन पॉइंट्स है जो लिखने के हैं वो लाजमी लिखें, पूरा लेक्चर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एप्टीट्यूड में ये नहीं करते, मेन पॉइंट्स बस पॉइंट वाइज लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टीम कोक प्रोसेस। ठीक है, तो पहला प्रोसेस हमारे पास है स्टीम कोक प्रोसेस। स्टीम किसे कहते हैं, भाप को कहते हैं। स्टीम इज़ एक्चुअली भाप, H2O, वाटर अगर आपका ये गैसियस स्टेट में हो तो दिस इज़ कॉल्ड स्टीम। और कोक किसे कहते हैं,
कोक इज एक्चुअली कार्बन, कोक जो है वो कार्बन ही होता है, या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो होती है दैट इज़ कोक, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है ये, तो कार्बन की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है दैट इज़ कोक। स्टीम कोक प्रोसेस में क्या करते हैं, स्टीम का रिएक्शन कोक के साथ कराते हैं। स्टीम तो भाप है, दैट इज़ जो एवोपरेटेड वाटर हो गया वो स्टीम हो गया, वाटर वेपर्स कह लो आप उसको, आबी बुखारात कह लो आप उसको, और कोक के साथ रिएक्शन कराया जाता है। कोक मतलब दैट इज़ ये कोक हासिल होता है कोल के थ्रू, है ना। विटामिनस कोल की हम पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो उससे जो सॉलिड स्टेट में हासिल होती है चीज़ हमें दैट इज़ कॉल्ड कोक। विटामिनस कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल करता प्रोडक्ट है ये कोक। इट इज़ आल्सो एन एमरफस एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कोक भी एमरफस स्टेट में होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता ये। स्टीम कोक प्रोसेस में स्टीम का कोक के साथ रिएक्शन कराते हैं, दैट इज़ स्टीम एंड दिस इज कोक, दे बोथ रिएक्ट टुगेदर, दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं, और क्या बनता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CO और H2 जो बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है वो, इसके अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो दिस इज 12 + 16 दैट इज 28 एंड दिस इज 2, और ऑल दीज टू गैसेस आर एक्चुअली लाइटर देन एयर। ये दोनों गैसेस जो है वो हवा से हल्की हैं, हवा से हल्की होने की वजह से क्या होगी, वो सेटल डाउन नहीं होंगी बल्कि ऊपर चले जाती हैं, ठीक है। अच्छा, हवा की एयर इज़ नॉट अ कंपाउंड, एयर इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, so that's why we need to calculate the average molecular weight of air. We can't calculate the molecular mass या molecular weight of air because it is not a compound. So how to calculate the average molecular weight of air? So there is, I have mentioned here कि how to calculate average molecular mass of air. So नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो होती हैं नॉर्मली, मतलब वैसे बाकी गैसेस 1% होती हैं, नाइट्रोजन 78 होती है, और आप जानते हैं ऑक्सीजन 21% होती है, ठीक है। तो 28% नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 78% ना, तो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूलर मास है 28, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 78 से, फिर प्लस कर देंगे किसको भाई, हमारे पास ऑक्सीजन का 32 है, O2 का 32 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 21%, तो ये 21 है हो गया, ये 78% हो गया, ठीक है। और ये इसके मॉलिक्यूलर मासेस, और ये डिवाइड बाय 100 हो गया। जब इस ओवरऑल को आप कैलकुलेट करोगे तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, वो राउंड ऑफ करके 29 हम उसको कर देंगे। तो 29 AMU इट इज़ द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को बताते हैं कि आइदर इट इज़ हैवियर और लाइटर देन एयर, कि वो हवा से हल्की है कि हवा से भारी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है इन दैट सिनेरियो, हमें जो है वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर से कैलकुलेट, किससे कंपेयर करना पड़ता है उस कंपाउंड को, फिर हम बताते हैं कि वो गैस हवा से हल्की है कि हवा से भारी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये 28 और वो 2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड 28 और हाइड्रोजन 2 है, तो दिस इज एक्चुअली दोनों गैसेस हवा से हल्की हैं, लाइटर देन एयर है, तो दोनों गैसेस ऊपर रहेंगी और मिक्स हो जाएंगे साथ में, एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा दोनों गैसेस का, दैट विल बी कॉल्ड वाटर गैस। वाटर गैस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। अब सिंस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों हवा से हल्की हैं, हवा के एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 29 है, सो दे आर सेपरेटेड बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। तो 2 मेथड्स उनको सेपरेट किया जाता है, आप जानते हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ वाटर गैस, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस, ठीक है। तो वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को अगर आपको सेपरेट करना है, अलग करना है, तो 2 मेथड्स आपके पास हैं, लिक्विफिकेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। 2 मेथड है, लिक्विफिकेशन से भी कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से भी कर सकते हैं। लिक्विफिकेशन से कैसे सेपरेट आउट किया जाता है कि हम वाटर गैस को कूल करते हैं -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब -200 सेंटीग्रेड तक इसको कूल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी लिक्विफिकेशन पॉइंट, LP से मुराद लिक्विफिकेशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन, कि जब कोई गैस लिक्विफाई हो जाती है, कोई गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको कंडेंसेशन भी हम कह सकते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंडेंसेशन होती है वो किस टेम्परेचर पर होती है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -196 पर क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके गैस से लिक्विड बन जाता है। तो जब -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको ठंडा करेंगे, हम उसको कूल करेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी, वो लिक्विफाई हो जाएगी और लिक्विड बनकर क्या हो जाएगी भैया, सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। सेटल डाउन होगी, नीचे बैठ जाएगी। चूँकि हाइड्रोजन गैस की खुद के लिक्विफिकेशन पॉइंट क्या है, -252 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये -196 है और ये -252 है, तो -200 पर जाकर आपको पता है लिक्विफाई जो होगा वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन नहीं हो सकता। उसके लिए फर्दर आपको -252 तक टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, जो हम नहीं करते, हम 200 तक ही करते हैं। तो एक चीज़ जो है वो आपके पास ये लिक्विड में आ जाएगी और ये आपके पास गैस में रह जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रह जाते हैं, ट्रेसेस जिसको हम कहते हैं, स्मॉल ट्रेसेस रह जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, जिसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, NaOH, एक्वस NaOH के साथ जो है वो डिज़ोल्व करवा देते हैं उस मिक्सचर को वाटर गैस के।
तो जो क्या होता है NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से CO, जो ट्रेसेस जो रह गए CO के, ट्रेसेस ऑफ CO2, ट्रेसेस मतलब लिटिल अमाउंट, थोड़े से अमाउंट में जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रह गया है, वो इस NaOH से रिएक्शन करता है, HCOONA बना लेता है। HCOONA दैट विल बी कॉल्ड सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट खुद एक लिक्विड होता है तो सेटल डाउन हो जाता है। तो जो ट्रेसेस कार्बन मोनोऑक्साइड के होते हैं वो भी इस तरह से रिमूव कर लिए जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस। तो पहला मेथड ये होता है भाई, क्या करना है अभी, सिंपल से फंडा है कि -200 सेंटीग्रेड तक ठंडा करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई होगी, हाइड्रोजन गैस ऊपर रह गई। 1% जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो नहीं लिक्विफाई हो सकी है, आप उसके लिए क्या करेंगे, NaOH के साथ उसका रिएक्शन करा देंगे। तो CO NaOH से रिएक्शन करके सोडियम फॉर्मेट बनकर लिक्विड बनकर सेटल डाउन हो जाएगा, तो आपका हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड ये समझ में आ गई बात सबको, कैसे हो रहा है, ठीक है। दिस इज लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, इसको हम बोश मेथड भी कहते हैं, बोश प्रोसेस भी कहलाता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड बोश, जैसे हेबर बोश प्रोसेस भी जिनके नाम पर था। तो ऑक्सीडेशन मेथड में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन के क्या मतलब होते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस मेथड में हम मोर अमाउंट ऑफ स्टीम को पास करते हैं वाटर गैस से हाई टेम्परेचर में, मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ FeO फेरस ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनता है, जो सेटल डाउन हो जाते हैं हेवियर देन एयर होने की वजह से। मतलब देखो क्या करते हैं भाई, दैट इज ये वाटर गैस लिया, वाटर गैस से मोर अमाउंट ऑफ स्टीम को पास किया जाएगा। मोर अमाउंट ऑफ स्टीम पास करेंगे तो क्या होगा कि अच्छा, ऑक्सीडेशन करने के लिए आप डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐसा कंपाउंड ले लें जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वो भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो आपने ये तो वाटर गैस है, वाटर गैस की ऑक्सीडेशन करनी है, तो आप एक ऑक्सीजन बेस्ड कंपाउंड ले लो, कोई सस्ता सा। तो पानी सबसे सस्ता कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन जिसके पास होता है। तो हमने क्या किया कि इस वाटर गैस का मोर अमाउंट ऑफ स्टीम के साथ रिएक्शन कराया हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ FeO फेरस ऑक्साइड कैटलिस्ट। इस पर क्या हो गया, ये CO की ऑक्सीडेशन होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा उसकी 44 AMU जो है वो इसके मॉलिक्यूलर वेट होगी, और आपको पता है 44 AMU जो है वो 29 से कम है, तो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। सॉरी, ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है तो हैवी है, तो हैवी होने की वजह से सेटल डाउन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपको ऊपर अलग मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से दूसरे तरीके से ऑक्सीडेशन के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई। फर्स्ट मेथड समझ, स्टीम कोक प्रोसेस, स्टीम का कोक से रिएक्शन कराया, वाटर गैस बनी, वाटर गैस को सेपरेट करने के दो मेथड, ऑक्सीडेशन, लिक्विफिकेशन, ठीक है। लिक्विफिकेशन में बता दिए क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में बता दिए क्या करते हैं। एनी प्रॉब्लम ना। सेकंड प्रोसेस हमारे पास है स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, स्टीम का रिएक्शन होता है हाइड्रोकार्बन के साथ। व्हाट इज स्टीम, स्टीम तो फिर से भाप है, और हाइड्रोकार्बन इज एनी कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो वी हैव अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, बहुत सारे हैं। किस स्टीम का रिएक्शन जब भी हाइड्रोकार्बन से कराया जाएगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन से कराया जाएगा, उस सूरत में वाटर गैस प्रोड्यूस होगी। वाटर गैस की प्रोडक्शन होती है, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन भी होता है। कोई भी आपने हाइड्रोकार्बन ले लिया, लेट्स से अगर आपने मीथेन ले लिया, स्टीम दैट इज तो स्टीम और दिस इज हाइड्रोकार्बन। स्टीम और हाइड्रोकार्बन जब साथ में रिएक्शन करते हैं, इन दैट केस भी CO और H2 की फॉर्मेशन होती है, दैट इज वाटर गैस की फॉर्मेशन होती है। और उस वाटर गैस को फिर वही दो मेथड से, दैट इज लिक्विफिकेशन या ऑक्सीडेशन में से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये फिर से हमारे पास मिक्सचर ऑफ टू गैसेस बन गया, दैट इज वाटर गैस। आप कोई भी दूसरा आप जो है वो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ले सकते हो, आप इथेन ले लो, C2H6 ले लो, और आप फिर इसका अगर आप स्टीम से रिएक्शन करा दो हाई टेम्परेचर पे, अगेन दिस विल बी फॉर्मिंग CO एंड H2। अगेन ये बनेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, कार्बन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे हम, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ पर 6 + 2 8 है तो यहाँ पर हम 4 लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर 2 लगा लेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, 6 + 4 दैट इज 10 है तो यहाँ पर 5 लगा लेंगे। मतलब जस्ट यू नीड टू बैलेंस। आप यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन उठा सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कोई भी। जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का किसी स्टीम से रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पे, तो वाटर गैस ही प्रोड्यूस करता है, जैसे स्टीम कोक में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद सेपरेशन करनी है तो कोई भी दो में से एक मेथड अपना लो, आपकी मर्जी, वो रिपीट नहीं करूँगा मैं तुम्हारा, लिक्विफिकेशन, ऑक्सीडेशन, कोई भी मेथड सब सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ वी हैव द थर्ड प्रोसेस, स्टीम मिथानॉल प्रोसेस। स्टीम मिथानॉल में क्या करते हैं, स्टीम का रिएक्शन मिथानॉल के साथ कराते हैं। स्टीम तो फिर से वही हो गया, H2O, वाटर इन एक्वस स्टेट, सॉरी इन वेपर स्टेट। और मिथानॉल, तो मिथानॉल हम किससे कहेंगे, दैट इज मिथानॉल इज मिथाइल अल्कोहल। मिथानॉल तो IUPAC है, मिथाइल अल्कोहल कहते तो कॉमन में कहते तो मिथाइल अल्कोहल, और फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH। तो स्टीम मिथानॉल प्रोसेस से भी हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया जा सकता है, दैट इज मिथानॉल का रिएक्शन आप स्टीम से करा दो। दिस इज मिथानॉल, दिस इज स्टीम।
ठीक है। तो अच्छा, अब इस वक्त क्या होगा, चूंकि ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, एक और एक 2 है, तो सूरत में कार्बन मोनोऑक्साइड के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है। तो बस इस थर्ड प्रोसेस में ये होता है कि यहाँ CO + H2 नहीं बनता, CO2 + H2 बनता है। और ये दिस इज नॉट अ वाटर गैस, वाटर गैस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नॉट वाटर गैस। ये और अच्छा, इसके लिए सेपरेशन टेक्निक की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई सेपरेशन टेक्निक की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी हैवियर देन एयर, इट इज लाइटर देन एयर, तो ऐसे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस को हम कहते हैं, स्टीम का मिथेनॉल से रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पर। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की थर्मल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हैं व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। So this is any substance compound which contain carbon and hydrogen is called hydrocarbon. Thermal decomposition किसे कहते हैं, अगर आप किसी कंपाउंड को हीट करें और हीट करने पर वो कंपाउंड अपने एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाए, तो या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म मतलब हीट होता है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर होता क्या है कि जिसके अंदर आप हीट देते हैं और हीट देकर कंपाउंड को जो है वो अपने एलिमेंट्स में उनके जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करते हैं। तो जब किसी भी हाइड्रोकार्बन की हीटिंग की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, हवा की गैर मौजूदगी में थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। अगर हवा मौजूद हो तो कंबस्शन हो जाती है। ठीक है। तो हवा की गैर मौजूदगी में जब हीट करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है कोक के साथ। तो जैसे ये CH4 है, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लें, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जब मैं हाइड्रोकार्बन कहता हूँ ना, तो इसका मतलब मैं एक जनरल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ। यू कैन टेक एनी हाइड्रोकार्बन बाय योर चॉइस। इसमें सिंपलेस्ट हमारे पास मिथेन होता है, तो नॉर्मली बुक में मिथेन लिखा हुआ होता है, या आप कॉपी में भी मिथेन लिखते हैं, वरना इथेन प्रोपेन भी होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा, हाइड्रोकार्बन काफ़ी सारे होते हैं। तो मिथेन की आपने क्या किया कि भाई आपने उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की, तो क्या होगा, ये बीच से ब्रेक हो जाएगा, ये बीच से ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन अलग हो जाएगा और H4 तो नहीं बनेगा, H2 बनेगा, 2H2 सेपरेट हो जाएगा। तो कार्बन ये तो जो बना, ये तो दिस इज कॉल्ड कोक, ये तो कोक बना, और कोक की ऑलरेडी या सॉलिड, पहले सॉलिड है तो डायरेक्टली सेटल डाउन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस की सूरत में आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको इसमें भी सेपरेशन टेक्निक की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की वजह से। क्लियर है भाई, समझ में आ गया कैसे बना? बस हीट करनी है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हवा की मौजूदगी में हीट कर दोगे ना, अगर तो CH4 + O2 अगर लगा दोगे तो उसमें फिर कंबस्शन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, कि उस सूरत में कंबस्शन ऑफ फ्यूल हाइड्रोकार्बन हो जाएगी। और हाइड्रोकार्बन जब भी जलते हैं आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हम कंबस्शन नहीं कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम यहाँ पर इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ मेथड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस के थर्मल डिकम्पोजिशन सेम वही सिनेरियो है भाई। अमोनिया गैस आप जानते हैं NH3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया की भी थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है, मतलब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को इस तरह से बीच से ब्रेक करना है। जब ये थर्मल डिकम्पोजिशन के बीच से ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है। ये हेबर-बोश प्रोसेस का जो है वो रिवर्स हो रहा है। हेबर प्रोसेस जो होता है अमोनिया के फॉर्मेशन का, ये उसका रिवर्स हो रहा है। वहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे होते हैं, यहाँ अमोनिया को डिकम्पोज करके हम नाइट्रोजन में कंपेयर कर रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये हीट करने पर होती है, भी हाई टेम्परेचर पर होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप यहाँ पर इसको हीट कर रहे होते हैं। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में कर देंगे अमोनिया को तो फिर उस सूरत में ऑक्सीडेशन हो जाएगी अमोनिया की, तो NO बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, और वाटर बन जाएगी। ठीक है। जो ओस्वाल्ड प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में हो रहा होता है वो काम हो जाएगा अमोनिया के साथ। अगर आप एयर का रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप उसको हीट कर रहे हैं। इन दैट केस क्या बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपके यहाँ पर बनेगी। अब नाइट्रोजन गैस भी आप जानते हैं 28 है और हाइड्रोजन हमारे पास हो गया 2 AMU। तो दोनों गैसेस लाइटर देन एयर है, दोनों गैस हवा से हल्की हैं, तो दोनों गैस साइड से मतलब ऊपर चले जाएंगी। अब इसको सेपरेट करने के लिए फिर डिफरेंट मेथड होते हैं। उसके लिए सेपरेट करने के लिए हम स्टीम वो लिक्विफिकेशन या ऑक्सीडेशन यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, द मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज इज पास थ्रू अ ग्राफीन मेम्ब्रेन विच अलाउज हाइड्रोजन गैस टू पास थ्रू इट। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो मिक्सचर है इन दोनों गैसेस का, उसको ग्राफीन से पास करते हैं। ग्राफीन आप जानते हैं ग्रेफाइट की एक लेयर ग्राफीन कहलाती है। ग्रेफाइट में जो है वो मल्टीपल हेक्सागोनल लेयर्स एक साथ चल रही होती हैं, एक हेक्सागोनल दूसरी तीसरी 3.35 एंगस्ट्रॉम के फर्क से चल रही होती हैं, एक लेयर दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं, बहुत सारी लेयर चल रही होती है ना ग्राफाइट के अंदर। अच्छा, एक लेयर अगर आप उसकी निकाल दोगे तो दैट विल बी ग्राफीन। उसी ग्राफीन को मैंने बताया था मोबाइल फ़ोन वगैरह के जो सर्किट्स होती हैं उनकी वायरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स की सर्किट्स जो बनती हैं ग्राफीन से। तो ग्राफीन जो होता है वो ग्रेफाइट की शक्ल है, ग्रेफाइट की एक लेयर कहलाती है ग्राफीन। ठीक है। तो अब ये जो ग्राफीन हमारे पास है, ग्राफीन बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। छोटे होल्स कौन से होते हैं भाई? उसके अंदर वो जो आपके पास है ना, वो जो उसमें हेक्सागोनल रिंग्स हैं,
तो हेक्सागोनल रिंग्स होल्स की तरह होते हैं जब हम उसको बनाते हैं, तो हेक्सागोनल होल्स बन रहे होते हैं उसके अंदर, है ना। 6 कार्बन के आइटम्स होते हैं ना इस तरह से जैसे कि ये आपने देखा, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, वैसे मैं बना दे रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप इस तरह से चलाओगे ना, ये जाली जैसी बनेगी। ये हर जगह पर इस तरह से क्या है कि कार्बन मौजूद है, तो यहाँ पर इस तरह की एक जाली जैसी बन जाती है, तो ये ग्राफीन मेम्ब्रेन कहलाती है। अब ग्राफीन मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक साइज़ का होता है। तो इसमें से क्या करते हैं, दोनों मिक्सचर ऑफ गैसेस को इसमें से पास करते हैं। तो पास करते तो होता है क्या, हाइड्रोजन गैस, छोटे छोटे जो आइटम्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के, और बड़े आइटम जैसे कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो तो इससे पास हो जाते हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल इससे पास नहीं हो पाते, तो यहीं पर रुक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हम यहाँ पर ग्राफीन मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं। क्या नहीं कर रहा, लिक्विफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, चूँकि लिक्विफाई करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लगभग सेम इनकी जो है ना वो मेल्ट वो होती है, पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन होती है -252 के लगभग दोनों के करीब करीब होती है, इसलिए दोनों एक साथ लिक्विफाई हो जाते हैं। इस वजह से लिक्विफिकेशन करके हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें ग्राफीन मेम्ब्रेन की सेपरेशन करनी पड़ती है। तो ये सिंटेक्स के अंदर नहीं है, फेडरल बोर्ड की बुक में लिखा होता है कि किस तरह से उसको हम सेपरेट करते हैं ग्राफीन मेम्ब्रेन के थ्रू। तो वो मैंने बताया था आपको, बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद ही बता दूंगा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे फेडरल के हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस विल बी द लास्ट मेथड, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम बना सकते हैं इसको भाई, दैट इज हाइड्रोजन गैस को। एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड इन प्योरेस्ट स्टेट इन दिस प्रोसेस। हाइड्रोजन गैस प्योरेस्ट स्टेट में जो हासिल होता है वो आपको इसी प्रोसेस हासिल होता है, बट ये प्रोसेस कॉस्टली होता है बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के इस्तेमाल की वजह से कॉस्टली हो जाता है ये। यहाँ करंट यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करता है वाटर की। और वाटर के बारे में आप जानते हैं कि वाटर इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, वाटर को इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। वाटर हमारे पास जो है वो क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। वाटर जो हमारे पास है, तो वाटर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वाटर हमारे पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो वाटर जो है, दिस वाटर दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो करंट पास नहीं होता इससे। प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हैं सारे बच्चे। तो प्योर वाटर से कभी भी करंट कंडक्ट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, एसिडिफाइड वाटर इस्तेमाल करते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या बेस या सॉल्ट, कोई भी ऐसे चीज़ के अंदर एसिड बेस सॉल्ट पैसे डाल देंगे जो पानी को क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। जब वो पानी आयोनाइज होगा तो क्या होगा, फिर वाटर से करंट पास होगा, वरना वाटर बैड कंडक्टर है, वाटर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर से करंट पास नहीं हो सकता, प्योर वाटर से नहीं हो सकता, इम्प्योर वाटर से हो सकता है। इम्प्योर कैसे करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आप डाल दें, तो एसिडिफाइड वाटर को इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। तो एसिडिफाइड वाटर जैसे ही हम डालेंगे तो क्या होगा कि H प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, तो दो टर्मिनल होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, कैथोड एनोड। तो जो नेगेटिव वाला आप जानते हैं, दिस विल बी कॉल्ड द कैथोड, और जो पॉजिटिव वाला होता है वहाँ पर एनोड होता है। तो आप जानते हैं कि H प्लस होता है और O ऑक्सीजन माइनस होता है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, आपको यहाँ से कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस आपको एनोड पर जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होगी और H प्लस आपको कैथोड पर मिलेगा और O माइनस जो है वो आपको एनोड पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू ये काम होगा, डिटेल में नहीं जाना है इसकी कुछ भी, बस ये याद रखें कि कैथोड पर हाइड्रोजन मिल रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन मिल रहा है। वैसे भी माइनस वाला प्लस पे जाता है, प्लस वाला माइनस पे जाता है, सिंपल फंड है। और आगे बात, इसमें से क्या होता है, बबल्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से गैसेस बनने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, चलिए 6 के 6 स्टेप्स यहाँ पर हो गए, सारे कंप्लीट हो गए। प्रिपरेशन हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, आपको पता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। कि हाइड्रोजन गैस की जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल है पीरियोडिक टेबल के अंदर। वो ग्रुप हाइड्रोजन जो है वो 1A ग्रुप में भी आ सकता है अल्कली मेटल्स के साथ, 4A ग्रुप में भी आ सकता है कार्बन फैमिली के साथ, और 7A ग्रुप में भी आ सकता है दैट इज हैलोजेंस के साथ, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर्स हैं 1A के साथ, कुछ जो है वो 4A के साथ और कुछ 7A के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, जिसकी वजह से तीनों में आ सकता है वो। तो बस यहाँ पर थोड़ी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी डिस्कस कर लेनी है कि क्यों आ सकता है 1A में और क्यों नहीं आ सकता। कुछ पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट बस इकट्ठे किए, बस वही देखने। क्यों आ सकता है भाई, अल्कली मेटल्स के साथ सेम जर्नल बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, NS1 होती है हाइड्रोजन की भी और 1A वाले की भी सबकी NS1 होती है। जैसे है ना कि हाइड्रोजन की 1s1 है तो लिथियम की 2s1, सोडियम की 3s1, पोटेशियम की 4s1, रुबिडियम की 5s1, सीजियम की 6s1, फ्रांशियम की 7s1 हो रही होती है। ऐसा ही है, NS1 है दोनों की कन्फिग्रेशन, अल्कली मेटल्स की और हाइड्रोजन की। +1 वैलेंसी हाइड्रोजन भी रखता है, 1A ग्रुप के एलिमेंट्स भी +1 वैलेंसी रखते हैं, और लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी होता है और अल्कली मेटल्स के लास्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये सिमिलैरिटी है जिनकी वजह से आ सकता है 1A ग्रुप में। और क्यों नहीं आ सकता, मिसफिट क्यों है, डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटी है कि हाइड्रोजन एक गैस है जबकि अल्कली मेटल सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक डिसिमिलैरिटी जिसकी वजह से नहीं आ सकता।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जबकि सारे अल्कली मेटल्स आप जानते हैं दे ऑल आर मेटल्स, इसकी वजह से भी नहीं आ सकता। क्लियर है भाई, क्यों आ सकता है और क्यों नहीं आ सकता, मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, और निकाल तो सकते हैं, निकाल नहीं रहे, एप्टीट्यूड में डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। 4a में क्यों आ सकता है, कार्बन फैमिली में क्यों आ सकता है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, डबल वैलेंसी रखता है ना भाई, हाइड्रोजन की भी डबल वैलेंसी होती है, +-1 वेरिएबल होती है, इस तरह 4a ग्रुप की भी +-4 होती है, डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिट होता है भाई, उसका जैसे हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 1 होता है उसमें से, इस तरह से कार्बन फैमिली के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 होता है उसमें, हाफ फिल्ड ऑर्बिट होता है। तो ये भी एक सिमिलरिटी आ गई, दोनों के हाफ फिल्ड ऑर्बिट हैं। और सेम वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक जो वैल्यूज होती हैं हाइड्रोजन की वो 4a ग्रुप जैसी है। थर्मोडायनेमिक वैल्यूज से क्या मुराद है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो वैल्यूज होती हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इनको हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम का नाम देते हैं। ठीक है, एटम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, हीट अब्जॉर्ब रिलीज करने के बारे में जो बातें हो रही होती हैं उसके अंदर। तो जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.1 होती है, कार्बन की 2.5 होती है। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ ज़्यादा मैच खाते हैं इन तमाम वैल्यूज़ पे, 1a ग्रुप के साथ नहीं खाता। 1a ग्रुप वाले तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, बहुत सोडियम उठा लो आप 0.9, 0.7, 0. सीजियम उठा लो 0.7, 0 पॉइंट में चल रहे होते हैं सारे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन तो 2.1 होती है। इस तरह 7a में जाओ, 7 की इलेक्ट्रोनेगेटिव सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सब नॉन मेटल्स हैं, 3 और 3 से ऊपर ही जा रहे हैं, जैसे फ्लोरीन 4 है, क्लोरीन 3 है। तो लेकिन हाइड्रोजन क्या है, ना इसकी वैल्यू 4-3 होती है, ना इसकी वैल्यू 0 पॉइंट में होती है, इसकी 2.1 होती है, जो लगभग कार्बन जैसी है 2.5। तो थर्मोडायनेमिक वैल्यूज़ के लिहाज से हाइड्रोजन को ना 1a में आना चाहिए, ना 7a में आना चाहिए, 4a में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इस तरह आईपी वैल्यूज़ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ भी लगभग सेम होती हैं, अगर आप जाकर स्टडी करें घर पे तो सेम ही निकल रही होंगी आसपास, 1a और 7a जैसे नहीं लग रही होंगी। क्लियर है भाई, समझ आ रही बात। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट होता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वाला, ये समझना पड़ता है। जी बच्चे बोले, फिर से बोलें। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो जब हम ग्रुप ट्रेंड पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर, अच्छा इसी में 4a की बात कर रहे हो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है इसी में बता दे रहा हूँ। एक और पॉइंट तुम बता रहे हो कि उसमें आ रहा है जो कि सिमिलरिटी में आ रहा है, सिमिलरिटी में आ रहा है ना इसकी। ठीक है, ये चलो लिख देते हैं उसको, फिर समझा भी देता हूँ। रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब तो बहुत मशहूर, ये एक हद तक जो ऑब्जर्व किया जा सके। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, देखो बच्चे आप जानते हैं कि कार्बन जो है ना वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, एवरीबडी नोस। ठीक है, जैसे देखो Fe2O3 प्लस कार्बन CO2 प्लस आयरन होता है, ऐसा कुछ हाई टेम्परेचर पर। हेमेटाइट ओर को जब कार्बन से रिएक्शन कराते हैं कोक से हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, आयरन पिग आयरन अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है। ये जिसको हमने पढ़ा था मेटलर्जी ऑफ आयरन के अंदर ऐसा हो रहा होता है, जब लोहे की धातकारी कर रहे होते हैं, मेटलर्जी उसकी जब हम कर रहे होते हैं, तो हेमेटाइट ओर जो ज़मीन से और निकलता है उससे में हम कोक डाल के हीट मारते हैं, तो क्या होता है उस सूरत में जो है वो आपका आयरन अलग हो जाता है। ये मैंने बताया हज़ारों सालों से ये इंसान कर रहा है, ये पहली बार आज ही नहीं सीखा हमने, ये इंसान जब जाहिल था तब भी उसको आता था करना ऐसा। ठीक है, तो मुश्किल काम नहीं है। तो जब लड़ता था, जंगजू था, लड़ाकू था, तलवार और बस उसको ढाली बनानी आती थी, तब भी उसको ये करना आता था। स्कूल कॉलेज नहीं था दुनिया में उस ज़माने में, बट ये कर सकता था वो। तो वो क्या होता था, दैट इज़ Fe2O3 और कार्बन उसका रिएक्शन कराते थे साथ में, और क्या होता था कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के Fe को अलग कर लेता था। यहाँ पर यू कैन सी द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बन। हाउ यू कैन सी द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बन। आयरन की वैलेंसी कितनी थी, +3 थी यहाँ पर, अब कितनी हो गई यहाँ पर, 0 हो गई। +3 से 0 हो गए मतलब कम हो गए ना आयरन की, आयरन रिड्यूस हो गया ना। आयरन रिड्यूस हो तो कौन किया इसको रिड्यूस, कार्बन किया, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। कोक में नहीं लिखा कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। ठीक है, कोक की यूजेस में लिखते हैं ना हम, तो कोक या कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में। तो कोक की तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, क्या हाइड्रोजन की भी है, उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कब होगी, जब वो किसी एलिमेंट को रिड्यूस कर पाएगा। ठीक है, Na+H2 NaH नहीं सॉरी H2 + Cl2 HCl ±0 हाँ भाई, क्लोरीन की कितनी थी, 0 थी, 0 से -1 हो गया तो क्लोरीन रिड्यूस हो गया। किसने रिड्यूस किया, हाइड्रोजन ने रिड्यूस किया, तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, क्योंकि कभी कभार वैलेंसी बढ़ा भी देता है, बढ़ा देगा। ये लो बढ़ाते हैं, ये देखो ये वाला देखो, बढ़ गई वैलेंसी। सोडियम 0 था,
0 से +1 कर दिया, बढ़ा दिया, कौन बढ़ाया? ये बढ़ाया ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया। तो हाइड्रोजन कैन बिहेव बोथ लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी के लिहाज से 4A के साथ सिमिलरिटी है इसकी, रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बुक में ये चीज़ लिखी होगी। बात समझ में आ गई क्या बता रहा हूँ? अच्छा, डिसिमिलरिटी क्या है? क्यों नहीं आ सकता 4A ग्रुप के साथ कार्बन भाई, क्यों नहीं आ सकता? डिसिमिलरिटी क्या है? तो हाइड्रोजन एक गैस है, तो हाइड्रोजन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है, जबकि कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सॉलिड है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेट सारे सॉलिड है, ठीक है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट का मतलब कि उसकी वैलेंसी 1 में होती है, +1, जो उसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कार्बन फैमिली टेट्रावैलेंट होते हैं, उसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा ही है। हाइड्रोजन s ब्लॉक एलिमेंट है अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एतबार से 1s1, जबकि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या होते हैं? p ब्लॉक होता है, NS2 NP2, ऐसी होती है ना इनकी जनरल वैलेंस कन्फिग्रेशन 4A ग्रुप। तो ये डिसिमिलरिटी जिनकी वजह से नहीं आ सकते। क्लियर है सारी चीज़ें? क्यों आ सकता है और क्यों नहीं आ सकता 4A में, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाए ना आगे, ठीक है। ओके, 6A ग्रुप के 6A में क्यों आ सकता है और 6A में जो है वो क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। सॉरी, 7A ग्रुप में, 7A ग्रुप में क्यों आ सकता है और 7A ग्रुप में क्यों नहीं आ सकता हैलोजेंस के साथ, ठीक है। कभी कभार इस तरह के मिस्टेक मैं कर देता हूँ यार, बोल रहा कुछ लिखा हुआ कुछ होता, बोल कुछ रहा होता हूँ, तो उसको समझ जाया करो, अंडरस्टूड, क्योंकि इतनी बार पढ़ा चुका हो ना उसको कि अब थोड़ा सा बोरियत का एहसास होता है। तो रिकॉर्ड चल रहा होता है, तो मतलब तो कभी कभार गलत बोल लेता हूँ तो समझ जाया करो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मुझे सही कर दिया करो। तो हाइड्रोजन गैस की पोजीशन प्रोडक्ट टेबल में 7A ग्रुप है हैलोजेंस के साथ, ठीक है। तो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, क्या वो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? अब क्यों आ सकता है भाई? नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, सारे के सारे नॉन मेटल है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन सब नॉन मेटल है। -1 वैलेंसी हाइड्रोजन की हो सकती है, आयनिक हाइड्राइड्स के अंदर होती है ना, तो इस तरह से 7A ग्रुप की भी -1 वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है, H2, और वो भी सारे F2, Cl2, I2 सब डायटोमिक होते हैं। हाइड्रोजन एक गैस है, जबकि काट दो यार इस पॉइंट, छोड़ दो, सारे गैसेस नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो है ना क्लोरीन, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन जो है वो सॉलिड है, ठीक है, सब्लाइम सॉलिड है, तो ये हटा देते हैं इस पॉइंट को। तो डिसिमिलरिटी क्या, क्यों नहीं आ सकता? हाइड्रोजन एक s ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि वो सारे p ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे ही NS2 NP4 नहीं, NS2 NP5 होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट टाइम बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी भी होती है, जबकि उनकी +1 कभी भी नहीं हो सकती है, -1 ही रखते हैं वैलेंसी। थर्ड है, हाइड्रोजन कैन नॉट मेक स्टेबल H- आइन, ठीक है। तो वो जो एक बुक में जो पॉइंट है ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में, तो हाइड्रोजन स्टेबल H- आइन नहीं बना सकता, ये बुक के पॉइंट्स के हवाले से कि वो, अच्छा ये भी इसी सेशन में मुझे पता लगा कि नहीं बना सकता यार, ठीक है। कि H- स्टेबल, देखो Cl- जो है वो स्टेबल बन सकता है, कैसे? तो वो बताया था ना किस तरह से, अगर आप जो है वो मतलब इसमें अगर आप NaCl डाल दो, NaCl नमक डाल दो, तो Na+ और Cl- यहाँ पे आइंस बन जाएंगे, उसके अंदर स्टेबल रहेंगे उसके अंदर, ये सोडियम और क्लोराइड आइन। लेकिन यही अगर आप क्या करो, इसके अंदर आप डाल दो NaH, सोडियम हाइड्राइड, तो Na+ और H- बनेगा ना। अब ये H- इसके अंदर रहेगा नहीं इंडिपेंडेंटली, है ना। ये H- क्या रिएक्शन कर जाएगा, ये वाटर से HOH से रिएक्शन कर जाएगा, +-, और ये H और H मिलकर H और H- मिलकर वाटर बना ले, हाइड्रोजन बना लेते हैं। तो स्टेबलाइज हो जाता है, H- H+ के साथ रिएक्शन करके स्टेबल होकर क्या कर लेता है, वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर लेता है। तो हैलोजेंस, हलाइड्स, X- मतलब F-, Cl-, Br-, I-, ये तो स्टेबल होते हैं, लेकिन H- आइन स्टेबल नहीं होता है। H+ आइन स्टेबल है, H+ आइन स्टेबल है हाइड्रोजन के, लेकिन H- आइन याद रखना स्टेबल नहीं है, इसलिए H- बहुत कम तुमने किसी रिएक्शन में लिखा होगा, हमेशा H+ ही लिख रहे होते हैं। H- स्टेबल नहीं होता, चूँकि वाटर में फॉरन से H+ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बना लेता है। तो ये स्टेबल H- आइन नहीं बनाते हैं, जबकि वो X- मतलब फैलोजेंस जो है वो नेगेटिव आइन स्टेबल बना लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक नया पॉइंट था, थर्ड जो पॉइंट बता रहा हूँ, ये सिंटैक्स में ही लिखा हुआ है किसी पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट है, तो बहुत एक मेन टॉपिक भी कहते हैं इसको हम, हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? बाइंडरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के बाइंडरी कंपाउंड्स हाइड्राइड्स कहलाते हैं, ठीक है। बाइनरी किसे कहते हैं? बाइनरी मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। तो बाइनरी कंपाउंड्स हाइड्रोजन के जो है वो हाइड्राइड्स कहलाते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो है वो बाइनरी नहीं होता है ना, वो उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं A, B, H करके, ठीक है। तो बाइनरी कंपाउंड्स ये सारे बाकी तो बाइनरी हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड होता है वो बाइनरी नहीं होता है।
ठीक है, तो ये एक्सेप्शन कह लो आप इसमें। बाकी जितने भी बाइंडरी कंपाउंड्स हाइड्रोजन के जिसमें हाइड्रोजन के अलावा दूसरा और कोई एलिमेंट होगा उसको हम हाइड्राइड कहेंगे। जैसे HCl एक हाइड्राइड है, NaH एक हाइड्राइड है, जिस जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हो हाइड्रोजन लाजमी हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड। एक तो ऑक्साइड भी होता है, वो अलग है, उसमें दो एलिमेंट से मिलकर बना हो ऑक्सीजन लाजमी हो तो ऑक्साइड है। ठीक है, दो एलिमेंट से मिलकर बना हो उसमें नाइट्रोजन भी हो तो नाइट्राइड है। जिसमें नाइट्राइड होता है, सल्फाइड होता है, फॉस्फाइड होता है, कार्बाइड होता है, ऑक्साइड होता है, वैसे ही हाइड्राइड भी होता है। हाइड्राइड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड, बाइंडरी कंपाउंड्स हाइड्रोजन के जिसमें लाजमी एक एलिमेंट हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ भी हो सकता है। ठीक, कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। आयनिक, कोवेलेंट, कॉम्प्लेक्स, मेटेलिक, पॉलीमेरिक, बॉर्डर लाइन, ये 6 टाइप्स के हमारे पास हाइड्राइड होते हैं। ठीक है ना, आयनिक, कोवेलेंट, कॉम्प्लेक्स, मेटेलिक, पॉलीमेरिक, बॉर्डर लाइन। तो उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं हाइड्राइड्स को। समझ में आ गई बात यहाँ तक? आगे बढ़े। अच्छा, जो हमारे पास हाइड्राइड्स है ना पीरियोडिक टेबल में, अच्छा हाइड्रोजन एक बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, लगभग समझ लो कि हर एक एलिमेंट के साथ वो रिएक्शन कर जाता है पीरियोडिक टेबल के, लगभग ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब में से। अब इसमें से हमारे पास जो है अगर ये 1A ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ एस ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन जब करता है ना, तो उस सूरत में फिर वो आयनिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ग्रे शेड से मिल रहे हैं सारे आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन उसमें एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। वो आगे भी डिटेल में बताऊंगा। तो वो उसके समय क्या बनाते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। ऑरेंज कलर से जो है दैट इज पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। बिल्कुल इस तरह से आपके पास जितने भी ये ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट, वो क्या करते हैं भाई? वो मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो ग्रीन कलर से जो भी शेडिंग की हुई है वो सारे मेटेलिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से आपके पास जो भी ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली क्या बनाते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ब्लू कलर से जो शेडिंग स्काई ब्लू से, वो सारे के सारे कोवेलेंट हाइड्राइड बनेंगे जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो है ना वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉर्डर में मौजूद होते हैं, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बॉर्डर में मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे 1A, 1B, 2B और 3A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 3A के कुछ एलिमेंट्स और 1B, 2B के एलिमेंट्स, जिसको मैंने पिंक से शेड किया हुआ है, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो जो 2 एलिमेंट्स, अच्छा पी ब्लॉक के, अच्छा 3A ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट्स ऐसे बोरॉन और एल्यूमिनियम जो स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड के फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं? अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करके 1A ग्रुप के हाइड्राइड से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। येलो से शेडिंग इसकी हमने की हुई है। ठीक है, तो देखा जाए तो लगभग तमाम ही एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के। कुछ के साथ नहीं कर रहा, वो राइट में मैंने छोड़ा हुआ है 8A ग्रुप के एलिमेंट्स, उनके साथ हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करता। उस 8A में से भी जो है वो जिनॉन के साथ कर जाता है, जिनॉन हाइड्राइड बना लेता है XE के साथ, बाकी किसी और मतलब नोबल गैस के साथ नहीं करता। तो इस तरह से एक पीरियोडिक टेबल की तरह इसको जहन में रखना होता है कि कौन से जो है ना एलिमेंट्स जो है वो कौन से हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम सबको नहीं पढ़ते हैं कभी भी, हमें बस एक जनरली पता होता है कि ये ग्रुप क्या है तो उसके साथ ये वाला हाइड्राइड बनेगा। अब हम आयनिक हाइड्राइड है तो सबको नहीं पढ़ेंगे लाइन से, हम बस लिथियम और सोडियम पढ़ लेंगे, बहुत हो गया। बाकी सारे आप खुद ही अंडरस्टूड कर लेंगे कि बाकी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो किस तरह से 6 टाइप के हाइड्राइड बनते हैं। हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है जी, दैट इज यहाँ पर आप अल्कली मेटल हाइड्राइड्स हैं जी, दैट इज ये पूरा आपके पास ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये पूरे आपके पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, आयनिक है, इसके बाद हमारे पास ये कोवेलेंट हाइड्राइड है, कोवेलेंट के बाद ये मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं, ये हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ठीक है, और 8A ग्रुप में हाइड्राइड गैप है, वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते सवाए जिनॉन के। क्लियर है यहाँ तक? अब एक एक करके डिस्कस करेंगे इसमें। तो अभी तो मैंने जैसे आपको बताया कि हाइड्रोजन हाइड्राइड्स कहाँ से बना सकता है। ठीक है, तो ये आप इसको जो है वो तो जाहिर सी बात है कि ये जैसे एक रेफरेंस के लिए है कि आपको पता लग जाए स्टार्ट में डायरेक्ट। तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास होता है दैट इज आयनिक हाइड्राइड, जिसको हम ट्रू हाइड्राइड्स भी कहते हैं, जिसको हम सलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। सलाइन तो इसलिए कहते हैं हम इसको, सलाइन किस लिए कहते हैं उसको? बिकॉज ऑफ सॉल्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्ट जैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दैट्स वाई सलाइन हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है जी। ट्रू हाइड्राइड्स किस लिए कहते हैं? -1 वैलेंसी होती है, क्योंकि -1 वैलेंसी होने की वजह से ट्रू हाइड्राइड्स कहलाते हैं। और आयनिक हाइड्राइड किस लिए कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, दैट्स वाई। आयनिक हाइड्राइड कब बनता है? जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ। 1A ग्रुप के साथ भी कर सकता है, 2A ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं। 2A में 2 एलिमेंट्स के साथ नहीं कर सकते। किसके साथ नहीं कर सकता? बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ? स्मॉलर साइज की वजह से। स्मॉलर साइज की वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम बजाय आयनिक बॉन्ड बनाने के वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, लेकिन वो हाइड्राइड कोवेलेंट नहीं बना रहे होते हैं। वो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद फिर वो पॉलीमर की फॉर्म करके पॉलीमेरिक हाइड्राइड बना रहे होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे।
तो 1A वाले जो हाइड्राइड्स होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, तो उनको एक और स्पेशल नाम हम देते हैं, क्या? अल्कली मेटल हाइड्राइड्स, अल्कली मेटल हाइड्राइड्स। और 2A वाले को क्या स्पेशल नाम दे देंगे? अल्कलीन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स। हैं दोनों आयनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। तो 1A वाले को हम अल्कली मेटल हाइड्राइड्स और अल्कलीन अर्थ मेटल हाइड्राइड ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड होता है इन हाइड्राइड्स के बीच में, जिसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस और शेयर हो रहा होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ, अच्छा, अल्कली मेटल्स जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है। और हाइड्रोजन इस केस में क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, तो चार्ज नेगेटिव आ रहा होता है, H- जनरेट हो रहा होता है उसके अंदर, सही है। हाइड्रोजन रिसीव्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, दस इट हैज़ -1 वैलेंसी, हैंस दे आर नोन एज 2 हाइड्राइड्स। इसी वजह से 2 हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेट करके -1 वैलेंसी लेता है। किससे इलेक्ट्रॉन गेट करता है? अल्कली मेटल से गेट कर लेता है, या अल्कली अर्थ मेटल से भी गेट कर सकता है। दे हैव सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टीज, सो दे आर आल्सो नोन एज सलाइन हाइड्रेट्स। क्लियर है भाई? बहुत सिंपल। दे आर फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एस ब्लॉक एलिमेंट। कैसे बनता है भाई? कि डायरेक्टली आप हाइड्रोजन गैस को एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करा दो तो अनेक हाइड्राइड बन जाएगा। लिथियम ले लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, हाई टेम्परेचर पे लिथियम हाइड्राइड LiH। कैल्शियम ले लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम हाइड्राइड। सही है। दिस इज अल्कली मेटल हाइड्राइड, दिस इज अल्कलीन अर्थ मेटल हाइड्राइड। दोनों ही आयनिक हाइड्राइड है, एक 1A से बन रहा है और एक 2A से बन रहा है। क्लियर है? और भी बन सकते हैं, वो मैंने बताया, पूरी प्रोडक्ट टेबल दिखा दी आपको मैंने, सबसे बन सकता है। लेकिन अब इतने पागल तो हमें नहीं जो सारे बैठ के बनाएंगे, ठीक है। खुद समझ चुके हो, एप्टीट्यूड के बच्चे हो, कोई बच्चे तो नहीं हो छोटे। द जनरल फार्मूला ऑफ आयनिक हाइड्राइड, जनरल फार्मूला क्या होगा? MH और MH2। MH भी हो सकता है और MH2 भी हो सकता है, ठीक। इसका जनरल फार्मूला MH भी हो सकता है, MH2 भी हो सकता है। M से मुराद M+1, मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन। दिस इज मोनोवैलेंट, वो डाईवैलेंट पॉजिटिव आयन। MH कब होगा? अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के लिए, LiH, NaH, सही है। और ये कब होगा? अल्कीन अर्थ मेटल हाइड्राइड के लिए, CaH2 हो सकता है ना। इस तरह से बेरिलियम मैग्नीशियम SrH2, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड। तो इस तरह से ये आपके पास अल्कली मेटल हाइड्राइड का जनरल फार्मूला, या आपके पास अल्कीन अर्थ मेटल हाइड्राइड का जनरल फार्मूला। व्हेन आयनिक हाइड्राइड्स रिएक्ट विथ वाटर, एसिड्स और अल्कोहल, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब भी हम आयनिक हाइड्राइड का रिएक्शन वाटर के साथ करें, एसिड के साथ करें, अल्कोहल के साथ करें, तीनों सूरतों में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही होते हैं, ठीक है। जैसे NaH के साथ वाटर का H2O का रिएक्शन हमने जब कराया, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से वाटर को हम HOH की सूरत में लिख देते हैं, तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और HH के साथ NaOH और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रेट का करेंगे तो इन दैट केस भी यही होगा कि ये H2O को हम HOH में ब्रेक कर लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सिंपल लॉजिक है। इस तरह से हमारे पास, तो ये, अच्छा, ये दोनों में ही हाइड्रोजन गैस आप बनते हुए आपको फील हो रही है, ठीक है ना। दोनों में हाइड्रोजन गैस बन रहा है, लेकिन हम इस प्रोसेस को हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। नीचे मैंने लिखा है, अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कली अर्थ मेटल हाइड्राइड। अल्कली मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कली अर्थ मेटल हाइड्राइड से। इसकी वजह से कैल्शियम हाइड्राइड को इस्तेमाल किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस में। दोनों में हाइड्रोजन गैस बन रही है, बट ये बहुत विगरस, बहुत वायलेंट रिएक्शन है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो ज़ाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो स्लो स्टेप पे बन रही है। तो क्या हो रहा है कि इसको अल्कलीन अर्थ मेटल्स हाइड्राइड्स को हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये एक स्लो रिएक्शन होता है, ये बहुत फास्ट होता है, तो उसके लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, आयनिक हाइड्राइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स का बेसिक नेचर होता है, कैसे साबित करेंगे? पानी में डालो बेस मिल रहा है, पानी में डालो बेस मिल रहा है, तो मतलब बेसिक नेचर के। पानी में डाला ना, वाटर में ऐड किया, हाइड्रोलिसिस की, NaOH मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, बेस मिला। तो अगर कोई पूछे कि क्या नेचर है, MCQs में आ गया आयनिक हाइड्राइड्स ऑफ डैश नेचर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, तो आप बेसिक लिखेंगे, क्यों? वाटर में डिजोल्व करने पर बेस मिल रहा है। MCQ 10,000 बना सकता हूँ मैं खड़े खड़े यहाँ से, ठीक है। तो लेकिन वही है कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब बच्चे MCQs की तैयारी रट रहे होते हैं बैठ के घर जाके, MCQs रटो, एप्टीट्यूड का मतलब यही। तो पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, फिर MCQs रटोगे ना। ऐसे रटने से थोड़ी ना हो सकता है कि आपको जो भी रट लिया वही आ जाएगा पेपर मोड़ के। MCQs में तो इंपॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं है ना, और MTCAT में तो खास तौर पे ECAT के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। पूरे बुक में से कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, उठ के कोई भी लाइन आ जाती है, पूरी किताब रंगीन करनी होती है। वो रंगीन करने से बचा रहा, मैं आपको एक लाइन बता दे रहा हूँ स्टार्ट टू एंड। अब आप घर जाओगे तो ये सारी लाइन आपको बुक के अंदर लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो सारी लाइन्स में थोड़ा फास्ट मैनर पे बता रहा हूँ आपको, लेकिन बता रहा सभी हूँ, फिलहाल छोड़ कुछ नहीं रहा मैं। आप घर जाके कोई एक लाइन निकालोगे, सर ये लाइन आपने नहीं बताई, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है भाई, दो चीज़ें यहाँ पर हो गई। उसके बाद एसिड से रिएक्शन करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस बनेगा, NaCl और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन गई।
अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तब भी हाइड्रोजन गैस बनेगा। अल्कोहल CH3OH, अल्कोहल के बारे में ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, एसिडिक नेचर का होता है। अल्कोहल सर एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक है तो प्लस माइनस हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो Na+ और H-, Na+ मिल गया किसके साथ भाई, CH3O के साथ, और HH के साथ मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस। और ये CH3 के साथ O के साथ Na मिल गया, CH3ONA, सोडियम मीथॉक्साइड। ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं इसको RONA, सोडियम मीथॉक्साइड बना, वहाँ पर बन जाएगा सोडियम ईथॉक्साइड। सोडियम मीथॉक्साइड पढ़ा है ना, सोडियम अल्कोऑक्साइड RONA, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है चैप्टर 8 के अंदर, ईथर की फॉर्मेशन करता है RX रिएक्शन करके। ये सब चैप्टर 8 में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, ठीक है। उसको यहाँ पर आके चैप्टर 2 में थोड़ा नया लग रहा होता है, 8 में जाने के बाद कोई नई बात नहीं होती है। सोडियम मीथॉक्साइड देखते साथ फॉर्मूला समझ में आता है। जब चैप्टर 2 में बता रहे होते तो सर ये कैसा फॉर्मूला है, CH3ON, समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन आगे जाकर जब ऑर्गेनिक पढ़ते तो पता लगता है दिस इज सोडियम मीथॉक्साइड। ये अल्कोऑक्साइड रेडिकल है ना, OR अल्कोऑक्साइड, सोडियम अल्कोऑक्साइड, ठीक है। अल्कोक्सी रेडिकल लगा हुआ है, OR नेगेटिव जिसको हम कहते हैं। तो सोडियम मीथॉक्साइड के साथ हाइड्रोजन, सोडियम ईथॉक्साइड के साथ हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी आयनिक हाइड्राइड का हाइड्रोजन के वाटर के साथ, एसिड के साथ या अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। रिएक्शंस नहीं पूछेंगे आपसे, जैसे आप ये पॉइंट भी याद रख लोगे तो काफ़ी है, ठीक है। बाकी ये पॉइंट तो मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए अल्कलीन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो स्लो रिएक्शन देते हैं। क्लियर है भाई, आयनिक हाइड्राइड कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ क्लियर। आयनिक हाइड्राइड जहन में आ गया, रिवाइज हो गया पूरा जी बच्चे। बिल्कुल बेसिक नेचर का यहाँ पर, तभी तो देखो ये बेसिक नेचर का तो बेस है, ये बेस ये रहा, एसिड ये रहा, तो बेस और एसिड रिएक्शन करते तो सॉल्ट ही तो बनता है NaCl, और ये हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो बेस बन रहा है। समझ आ रही है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड हम किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, कोवलेंट बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा P ब्लॉक एलिमेंट के साथ तो कोवलेंट हाइड्राइड बनाएगा। और कोवलेंट बॉन्ड होता है इनके अंदर, इनकी प्रॉपर्टी कोवलेंट कंपाउंड जैसे ही होती है, ज़्यादातर लिक्विड्स होंगे, गैसेज होंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज कोवलेंट कंपाउंड वाले इनके अंदर आ जाएगी। और कैसे बनेगा ये, हाइड्रोजन गैस का P ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ डायरेक्ट एडिशन जब आप कराएंगे तब जाकर बनेगा, डायरेक्ट एडिशन हो जाएगी। जैसे कि अल्कली मेटल में भी वो आयनिक हाइड्राइड में भी डायरेक्ट एडिशन हो रही थी, यहाँ पर भी डायरेक्ट एडिशन होगी। अब अलग अलग ग्रुप देख लो, देखो यहाँ पर मैं 3A ग्रुप से मैंने करा दिया, यहाँ पर मैंने 4A ग्रुप से करा दिया, यहाँ पर मैंने 5A ग्रुप से करा दिया, यहाँ पर ये दोबारा 5A से करा दिया, ये 6A से करा दिया, ये भी 6A से करा दिया, ये 7A से करा दिया। ये सारे के सारे ऑल ऑफ दीज आर P ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसा ही है, ये सारे P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। BH2 के साथ रिएक्शन किया BH3 बनेगा, बोरॉन हाइड्राइड। कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया मिथेन बना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया अमोनिया बना, पीएच के साथ रिएक्शन किया PH3 बना। इस PH3 को क्या नाम देते हैं, फॉस्फीन, नॉट फॉस्जीन, फॉस्जीन इज अनदर थिंग, ठीक है, COCl2 फॉस्जीन। फॉस्फीन क्या है, PH3। फॉस्जीन क्या है, पॉइजनस गैस, दिस इज फॉस्जीन, ठीक है। तो फॉस्फीन बनेगा, H2 और O2 मिला वाटर बना, H2 + S मिला H2S बना, H2 + Cl2 HCl बना। मैं वैलेंसी सेट करनी आती है सबको, इंटरचेंज कर लेता ना वैलेंसी, या मैं बताना सर BH2 क्यों, ये कैसा सा बच्चा तो नहीं क्लास में बैठा हुआ जो सर BH2 क्यों मिला BH3 क्यों बन गया, कैसा बच्चा कि सर B और H2 आपने मिला तो BH2 बनना चाहते ना, BH3 क्यों बना, ऐसा कोई बच्चा क्लास में इस वक्त तो नहीं है, पक्का सबको पता है +3 वैलेंसी नीचे जा रही है, उसके इंटरचेंज हो रही है। कोई ऐसा बच्चा है C + H2 बना तो CH2 क्यों नहीं बना सर, CH4 क्यों बन गया सर, ऐसा तो स्टूडेंट नहीं है कोई। N2 + H2 सर N2H2 क्यों नहीं बना, NH3 क्यों बन गया, वैलेंसी इंटरचेंज का पता है ना सबको, क्लियर है भाई। ऐसा नहीं, इसमें फिर नहीं फंस जाना, इसमें फंसोगे तो बिला वजह इस क्लास में पहले 9 क्लास में जाकर बैठना पड़ेगा, फिर मैं बोलता हूँ 9 की क्लास जो है मैं 2 दिन ले रहा हूँ तो हफ्ते में वहाँ आकर बैठना पड़ेगा, फिर वो चीज़ समझ में आएगी कि वैलेंसी क्या होती है, इंटरचेंज कैसे होती है। यार यहाँ पर ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, इसलिए बोलोगे बहुत ज़रूरी है, वरना आपका मेरा सबका टाइम ज़ाया हो रहा है क्लास में बैठकर, कुछ नहीं हो रहा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वैलेंसी इंटरचेंज हो रही है, यहाँ पर आती है ना फॉर्मूला बनाना, फर्स्ट क्लास में बताया भी था मैंने आपको कॉमन क्लास में कि किस तरह से फॉर्मूला बन रहा होता है, वैलेंसी वगैरह सब समझाई थी बेटा, तो वही चीज़ लग रही है यहाँ पर, क्योंकि उसको समझाने के चक्कर में क्लास 4-5 घंटे ऊपर हो जाएगी अगर मैं ये समझाना शुरू कर दूँ हर रिएक्शन के साथ कि वैलेंसी कैसे इंटरचेंज हो रही है। और पता भी होना चाहिए, ये भी नहीं कि नहीं पता सर छोड़िए हटाइए क्या करना है, नहीं पता तो कुछ भी नहीं हो सकता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, तो वहाँ कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और देखो, कोवलेंट हाइड्राइड को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड जिसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड जिसमें
इलेक्ट्रॉन नॉर्मल हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, बराबर हो। अब BH3 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बोरॉन के लास्ट शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा इसका, तो यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। CH4 बनाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे लास्ट सेल में, तो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड है। यहाँ बनाएंगे तो नाइट्रोजन के यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। लोन पेयर आ गया मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड है। कराची बोर्ड में भी MCQ आ रहा होता है ये सेकेंड ईयर में। PH3 में भी एक लोन पेयर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड है। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड है। H2S सल्फर के पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड है। Cl के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड। जिसमें लोन पेयर आ रहा है सारे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट लिखे हैं मैंने। स्ट्रक्चर बनाना था भाई, तो पता लग रहा है कैसे आ रहे हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, या उसको खोलो तो नहीं स्ट्रक्चर का NH3 को, ठीक है, ओके। तो 3A वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं, 4A वाले इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज बना रहे हैं, और 5A से लेकर 7A वाले इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद नेचर, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक। 3A और 4A वाले कैसे बनाते हैं हाइड्राइड, न्यूट्रल हाइड्राइड बनाते हैं। 3A वाले 4A वाले न्यूट्रल हाइड्राइड, ना एसिडिक ना बेसिक। 5A वाले क्या बनाते हैं, बेसिक हाइड्राइड बनाते हैं। आप जानते हैं अमोनिया का बेसिक नेचर होता है, PH3 का भी बेसिक नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं ये। और 6 से 7A वाले क्या बनाते हैं, एसिडिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। और एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए वाटर और H2S में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, वाटर और H2S में से H2S ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि सल्फर नीचे है ऑक्सीजन से ग्रुप के अंदर, तो टॉप से बॉटम जाते हैं एसिडिटी इंक्रीज होती है कोवलेंट हाइड्राइड्स के अंदर। क्लियर है भाई, इसलिए बताया था ना HCl, HF, HCl, HBr, HI सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, HCl, मतलब है ना यार, ये देखो ना, HF है, HCl है, HBr है, ये सारे एसिड्स हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, सबसे नीचे HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है, सबसे लीस्ट एसिडिक है, ठीक है। तो टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये सारे के सारे कोवलेंट हाइड्राइड हैं। HCl मैंने लिखा, बाकी HF, HBr, HI ये सब हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। चूँकि 7A से जब भी हाइड्रोजन मिलेगा, इन सब से मिलेगा, P ब्लॉक से मिलेगा, तो कोवलेंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन करें। क्लियर है भाई, एवरी पॉइंट, एवरीथिंग। वोलेटाइल वाली बात बताऊँ, देखें कोवलेंट हाइड्राइड्स के अंदर जो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, कोवलेंट कंपाउंड जैसी होंगी, कोवलेंट कंपाउंड जैसी प्रॉपर्टीज सारी होंगी। अब कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहली बात तो दे आर लिक्विड्स एंड गैसेस, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोस्टली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट ज़रूरी नहीं है, सारे कोवलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर नहीं होते हैं। फिर पोलैरिटी का फ़र्क आता है, पोलर नॉन पोलर, पोलर होते हैं हल हो जाते हैं, नॉन पोलर होते हैं नहीं हल होते हैं। मीथेन नॉन पोलर है, पानी में हल नहीं होगा, या ये अमोनिया पोलर है, पानी में हल हो जाएगा। मीथेन नॉन पोलर क्यों है, चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे इसको, फर्स्ट जब पढ़ाऊंगा तो। सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का फर्क है इसके अंदर, ठीक है। तो कोवलेंट में कोई डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल है, वैसे आयनिक में भी नहीं बोल सकते डायरेक्ट। आयनिक में भी हर एक कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल इन वाटर नहीं होता। पढ़ा तो है आयनिक कंपाउंड्स और सॉल्युबल इन वाटर, बट हाईली सॉल्युबल नहीं होते हैं सारे, कुछ बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट भी आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट भी आयनिक कंपाउंड है, CaSO3, बट बहुत स्लाइटली सॉल्युबल है कैल्शियम कार्बोनेट पानी में। कार्बोनेट्स जितने भी होते हैं 2A ग्रुप के स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। AgCl के अंदर, सिल्वर क्लोराइड के अंदर भी आयनिक बॉन्डिंग है AgCl के अंदर, लेकिन AgCl तो स्लाइटली सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी पे भी वेरिएशन होती है। अब ये नहीं कि नमक की तरह सब घुल जाता है, ऐसा नहीं है। NaCl तो बहुत हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन बहुत सारे आयनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जो बहुत कम डिजॉल्व हो रहे होते हैं पानी के अंदर, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। बिल्कुल इस तरह कोवलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो हर कोवलेंट कंपाउंड पानी में इनसॉल्युबल नहीं होता, कुछ सॉल्युबल भी होते हैं। पोलर वाले हल हो जाते हैं और नॉन पोलर वाले हल नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी डिस्कस नहीं करता। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो है ना, वो एक ट्रिक होती है, आगे मैं बताऊंगा, वो केस सिल्मी का बाले सोपा में ट्रिक होती है, उसमें मैं बताऊंगा किस तरह से जो है ना, वो मेरी अपनी बनाई हुई है, मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए सॉल्युबिलिटी ट्रिक के थ्रू हमें पता लगता है कि कौन सा पानी में हल होगा, कौन सा नहीं। कोवलेंट के लिए ट्रिक नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट है। कोवलेंट के लिए क्या होता है कि भाई जो भी पोलर है वो हल होगा, नॉन पोलर हल नहीं होगा, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात भी यही है यार, जो नॉन पोलर होंगे उसके अंदर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और जो पोलर होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। HCl इलेक्ट्रोलाइट है, करंट पास हो जाएगा। ये अगर हम बात करें बेंजीन, वो भी कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन उससे करंट पास नहीं होगा। इस तरह से जो तुम वोलेटाइल की बात कर रहे हो बच्चे, अब ये जो सवाल हुआ है वोलेटाइलिटी का, वोलेटाइल की बात कर रहे हैं तो इसमें हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि दे आर वोलेटाइल के दे आर नॉन वोलेटाइल। कभी कभार कोवलेंट हाइड्राइड्स वोलेटाइल होते हैं और कभी कभार नहीं होते। जैसे देखो
हाँ वो बता रहा हूँ उसको, सो वो समय तरीका भी बताऊँगा ना। जैसे H2O है, लेस वॉलेटाइल है, लेस वॉलेटाइल है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, H2O है। यही अगर हम बात कर लेंगे बाकी कंपाउंड्स के, बेंजीन वगैरह के, तो वो वॉलेटाइल हो जाते हैं, वो भी कोवेलेंट है। फिर वहाँ पर क्या फ़र्क आता है, फिर फ़र्क आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगा भाई, वो नॉन वॉलेटाइल होगा, जिसके अंदर नहीं होगी वो वॉलेटाइल हो जाएगा। पेट्रोल, गैसोलीन, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH के अंदर नहीं होती। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सारे के सारे वॉलेटाइल होते हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वाटर नॉन वॉलेटाइल है। तो वॉलेटिलिटी का डिपेंड करता है किस चीज़ पर, वो डिपेंड करती है इस पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। जिसमें होगी वो, ये हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल में फर्स्ट ईयर के, ठीक है। जब हम वहाँ जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ तो पूरा टॉपिक ही इस पर है, एवोपोरेशन वगैरह पर, तो वो सब डिटेल में बता दूंगा। अभी डिटेल में नहीं बता रहा, थोड़ा जो सवाल हुआ है बस उसका जवाब दिया मैं। ठीक है भाई, और कुछ मसला क्लियर है? थर्ड, उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। इसको हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड क्यों कहते हैं? वाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड? बिकॉज इसमें तीनों तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, तीनों तरह के बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन, अच्छा ये कब बनते हैं? ये दो हाइड्राइड्स के मिलाप से बनते हैं। जब अल्कली मेटल हाइड्राइड्स का रिएक्शन होता है अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3 है, सच एज BH3 और AlH3। बेटा 3A ग्रुप सबसे ज़्यादा जो है डेंजरस ग्रुप है हाइड्राइड्स के मामले में, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रुप है ये 3A वाला। क्योंकि 3A में शुरू के जो है ना बोरॉन, एल्यूमिनियम, वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते तो हैं लेकिन अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड के फॉर्मेशन करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गैलियम। गैलियम वाहिद है जो कि स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है। उसके बाद इंडियम, थैलियम, INTL, वो कैसे बनाते हैं? बॉर्डर लाइन बनाते हैं। तो वो तीनों तरह के हाइड्राइड एक ही ग्रुप के अंदर बन रहे होते हैं, कोवेलेंट भी बन रहा है, उस तरह कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, बॉर्डर लाइन भी बन रहा है। तो जब मैंने वो प्रोडक्ट टेबल बनाया ना, शेडिंग 3 शेडिंग उसमें आई हुई होगी 3A के अंदर। तो सबसे ज़्यादा टिपिकल ग्रुप 3A वाला होता है हमारे यहाँ हाइड्राइड्स के लिए। तो इसमें तीनों तरह के हाइड्राइड्स बन रहे हैं, शुरू के 2 कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसके बाद अगला कोवेलेंट बना रहा है, उसके बाद अगला 2 बॉर्डर लाइन हाइड्राइड बना रहा है। तो शुरू के जो 2 है ना, बोरॉन और एल्यूमिनियम के जो हाइड्राइड है ये अनस्टेबल होता है कोवेलेंट हाइड्राइड। तो ये क्या करते हैं? अल्कली मेटल वाले हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड से रिएक्शन करके स्टेबल हो जाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर, ठीक है। मिसाल के तौर पे LiH अल्कली मेटल हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड अल्कली मेटल हाइड्राइड है, वन ग्रुप का हाइड्राइड है। AlH3 कोवेलेंट हाइड्राइड है, दोनों को मिलाएंगे LiAlH4 बन जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बन गया कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कली मेटल हाइड्राइड एंड कोवेलेंट हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 3 है। अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 3 है। सिर्फ कोवेलेंट हाइड्राइड भी नहीं कह सकते, तो गैलियम भी नहीं बनाता, बात समझ आ रही है? अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड जो सिर्फ BH3 और AlH3 है, अनस्टेबल हाइड्राइड बस ये 2 है। और 1A किसी भी 1A के साथ मिला दोगे तो बन जाएगा। ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, यहाँ पर आपको कोवेलेंट मिल रहा है, यहाँ पर आपको आयनिक मिल रहा है, और जब ये दोनों साथ में मिलेंगे तो फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएंगे। इसमें पहले से आयनिक है, इसमें पहले से कोवेलेंट है, जब ये दोनों जुड़े तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े, तो तीनों तरह के बॉन्ड आएगी। जनरल फॉर्मूला का क्या होता है भाई? ABH4 होता है। ABH4 में यहाँ पर A क्या है? मोनोवेलेंट मेटल आयन +1 वाला, और B क्या है? ट्राईवेलेंट +1 +3, और ये H4 ABH4 की सूरत में होता है। ये आपके पास आ रहा है अल्कली मेटल से, ये वाला आयन, ये वाला कहाँ से आ रहा है भाई? 3A ग्रुप से, बोरॉन या एल्यूमिनियम में से कोई एक हो सकता है, और ये H4 आ जाता है। ABH4 की सूरत में होता है। जैसे NaBH4 भी तो हो सकता है, ये भी अल्कली मेटल, ये भी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, NaH और BH3 से बना होगा। तो ABH4 ये इसके जनरल फॉर्मूला। A से मुराद यहाँ पर है यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन, और B से मुराद बोरॉन नहीं है जनरल फॉर्मूले में, ट्राईवैलेंट ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है। बहुत से बोलते हैं बोरॉन हो गया, बोरॉन हो, तो यहाँ पर बोरॉन क्यों है? ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, यहाँ AB जैसे वेरिएबल लगाया गया, ठीक है। दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक जैसा नेचर होता है उसका, वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये भाई पानी में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग आयनिक हाइड्राइड जैसी होती है। NaBH4 है, पानी में डालेंगे, पानी को जब भी हो ना HOH में ब्रेक कर लेते हैं बॉन्ड समझने के लिए, तो NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसके साथ जो है वो बोरॉन का भी OH से रिएक्शन होगा, BOH3 बनेगा, सॉरी BOH2 बना हुआ है, BOH3 बनेगा। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, H3BO3 बोरिक एसिड बनेगा, और ये H और H मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। बस इतना, ये रिएक्शन याद नहीं रखना, बस ये रखना है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को पानी में डालते तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। रिएक्शन नहीं पूछते आपसे एप्टीट्यूड में, ठीक है। ये
भाई मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं या फिर नॉन स्टोचोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक है। मेटेलिक, इंटरस्टिशियल या नॉन स्टोचोमेट्रिक एक ही नाम है, तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। मेटेलिक हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये मेटल से जाकर बनते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट से। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेटल के ऊपर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं उनमें हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होता है। नॉन स्टोचोमेट्रिक इसलिए कहते हैं कि ये कोई केमिकल रिएक्शन से नहीं बनते, फिजिकल रिएक्शन से बन रहे होते हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन हो रही होती है हाइड्रोजन गैस की डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। रिएक्शन नहीं हो रहा होता है कोई, अभी समझाता हूँ मैं। मेटेलिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन गैस इज physically absorbed in the interstitial spaces of transition metals, hence they are called interstitial hydrides। देखो होता है क्या है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटम्स बड़े साइज के होते हैं, तो क्या होता है उनके अंदर जो है ना, जब एटम्स मिलते हैं तो बीच में ये जो है ना, ये स्पेसेस, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं इनको, और एक और नाम वॉइड्स भी कहा जा सकता है। ये बहुत छोटे वॉइड्स होते हैं इस क्रिस्टल लैटिस के ऊपर, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लैटिस होते हैं उनके ऊपर छोटे 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 बहुत सारे होल्स होते हैं। अब क्या होता है कि जब हाइड्रोजन गैस, ये H2 है बहुत सारे, हाइड्रोजन गैस जब इस पर स्प्रे किया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस घुस जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन सरफेस के ऊपर। इन सरफेस पर जो मौजूद जो सुराख हैं, जो इंटरस्टिशियल पोर्स, उस पर चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि रिएक्शन हो जाता है और मेटेलिक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं। बिकॉज ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर हाइड्रोजन गैस क्या कर रहे हैं, वो जाकर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड है कि सिंस नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, इस वजह से इसको हम नॉन स्टोचोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं। बिकॉज ये केमिस्ट्री के जनरल रूल्स को फॉलो भी नहीं कर रहे होते हैं ये कंपाउंड्स। जैसे कि हमारे पास होता है ना कि हमेशा जब भी कंपाउंड लिखा जाता है तो एलिमेंट्स के नंबर में होल नंबर में लिखा जाता है, H2SO4, H2O, CH4, लेकिन यहाँ पर कैसे लिखा जाता है? पॉइंट में, जैसे TiH 1.7, तो ये 1.7, 1.8, 0.7, 0.9 ये आ रहा होता है इनके फॉर्मूले में, और ये कभी भी किसी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले में नहीं आता। ये इसलिए आ रहा है कि इसमें एक इनडेफिनिट नंबर ऑफ, वेरिएबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रहे हैं इसके सरफेस के ऊपर, कभी कम कभी ज़्यादा। TiH 1.7 है ना, कल मैं रिएक्शन करूँगा TiH 1.9 आ जाएगा, परसों करूँगा 0.6 आ जाएगा, क्योंकि कभी कम एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो कोई फिक्स नहीं है। केमिकल कंपाउंड्स क्या होता है, फिक्स रिएक्शन करेंगे तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन 9th क्लास में पढ़ना जाके, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, क्या नाम था, लुइस प्राउस्ट नाम का साइंटिस्ट था, उसने पेश किया था। उसने क्या बोला था, लेड और सल्फाइड मिलाएंगे तो फिर PbS बन जाएगा। एक्स्ट्रा अगर मिला दो कभी लेड, एक्स्ट्रा लेड जब मिलाते तो क्या होता था, बच जा रहा था जो एक्स्ट्रा मिला रहे थे, वो डायग्राम भी बनाते थे उसमें, लेड एक्स्ट्रा कितने ग्राम बच जा रहा था मैक्सिमम जो है ना, जैसे तो वो एक खास अमाउंट में जो है वो दो चीज़ें मिल रही होती हैं, और अगर एक्स्ट्रा आप मिलाते तो वो चीज़ बच जाती है। ये केमिकल रिएक्शन में होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है। इसके अंदर को डेफिनेट नहीं, जितना डालोगे उसमें जितना जगह होगी उसके अंदर जो है ना वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसलिए ये नॉन स्टोचोमेट्रिक कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? मेटेलिक हाइड्राइड्स को नॉन स्टोचोमेट्रिक हाइड्राइड भी क्यों कहते हैं, और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी क्यों कहते हैं? मेटेलिक हाइड्राइड्स को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपको पता है कि हम निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर कैटलिस्ट में आपको ट्रांजिशन एलिमेंट दिखेंगे, FeO, Fe2O3, P प्लाटिनम हो गया, आपके निकल हो गया, निकल कॉपर का कपल हो गया, V2O5 हो गया, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ज़्यादातर कैटलिस्ट जो आप जिंदगी में पढ़ते हो केमिस्ट्री में, सब में कोई ना कोई ट्रांजिशन एलिमेंट लगा हुआ होता है। MnO2 हो गया, बहुत नाम है यार, क्या नाम लूँ, बहुत सारे, सभी में होते हैं ज़्यादातर। ऐसा ही है, जिंक हो गया, ऐसा ही है, ठीक है। ये आप खुद ऑब्जर्व किया करो जनरल बातों को, और फिर सवाल ढूंढा करो कैसा होता क्यों है। मैं बिना 9 में देखता था यार, ये अजीब V2 वेनेडियम, कितना प्यारा नाम है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये कैसा नाम है वैनेडियम, पहली बार सुना ना, वरना तो हाइड्रोजन को सुन रहे थे, जब टीचर ने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ाया तो बोला वेनेडियम पेंटॉक्साइड, मैंने बोला क्या नाम है वेनेडियम। फिर मैंने फिर सोचा भी हो किसी बच्चे ने, यार ये वेनेडियम इसी में क्यों आ रहा है, किसी और जगह तो इस्तेमाल नहीं होता, कैटलिस्ट में क्यों आ रहा है। तो हर एक चीज़ का सवाल खुद ब खुद जनरेट होता है माइंड में। जब एप्टीट्यूड पे आते हैं तो फिर उन तमाम सवाल के जवाब आपको मिल जाने चाहिए। इसका मतलब ये होता है इस लेवल पर आकर इसे सवाल नहीं होने चाहिए, उस सवाल के जवाब भी आपके माइंड में होने चाहिए। सवाल तक 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सवाल जहन में रखने का टाइम होता है। एप्टीट्यूड में सवाल जहन में नहीं रखना है, बल्कि उसका जवाब जहन में रखना है, ठीक है। तो मेटेलिक हाइड्रेट्स को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इनको आप इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट में, जिसमें से निकल क्या कहलाता है, रेनिस कैटलिस्ट, ठीक है। हाइट तो होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है जाके, जैसे कि एब्जॉर्ब हो गई, ये कोई निकल मेटल ले लो, निकल है ये रेनिस कैटलिस्ट, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो गई, और जब इसको हाई टेम्परेचर करेंगे, जब इसी को जब तुम हीट करोगे ना, तो हीट करने पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी किस सूरत में निकलेगी, एटॉमिक स्टेट में। देखो मॉलिक्यूलर स्टेट में जाकर एब्जॉर्ब हो रही है, और जब निकलेगी तो किस सूरत में निकलेगी, एटॉमिक स्टेट में निकलेगी। और एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन
मॉलिकुलर हाइड्रोजन, दैट्स वाई रिएक्टिविटी बढ़ा देगा, स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को। दैट्स वाई क्या होता है कि जब भी हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर रहे होते हैं, एरो के ऊपर निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम में से कुछ एक लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, मॉलिकुलर हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहा होता है, H2 को H में कन्वर्ट कर रहा होता है ताकि रिएक्शन फास्टर वेपर हो जाए। बात समझ में आ गई? तो इसलिए मेटेलिक हाइड्राइड्स को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे। जैसे यहाँ पर देख रहे हो मेटेलिक हाइड्राइड कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सिंपल है पॉइंट्स इसमें। ऐसे ही मर्जी थी, आप 2.9 लिख दो। इसका फॉर्मूला सबसे आसान है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हाइड्रोजन की टाइटेनियम 1 है, हाइड्रोजन 1.7 है, रेशो निकाला गया 1:1.7 का। मतलब कोई फिक्स रेशो नहीं है, इनडेफिनिट रेशियो है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, इसका कहता है ये मतलब नहीं है कि 1.7 एक हाइड्रोजन है और उसके अलावा थोड़ा सा तोड़ के 7.7 डाल दिया। वो रेशो जब निकालेंगे तो रेशो इतना निकल जाए, इसका रेशो निकल जाएगा ये, मतलब 1 या इसको 2 से किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके आप उसको होल नंबर बना दो तो सेम हो जाएगा, है ना? ऐसा ही होता है ना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड। बोलो क्या, किसमें? ठीक है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स भाई पॉलीमर की तरह से होंगे। आपको पता है कि हमने अभी 2A ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट्स को छोड़ दिया था, बेरिलियम मैग्नीशियम को, आयनिक हाइड्राइड बनाने से। तो वो क्या करते हैं, वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दे विल फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड। पॉलीमर जैसे होते हैं, इससे बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। अच्छा, ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक रेडियस दीस एलिमेंट्स कांट लॉस इलेक्ट्रॉन, हेंस दे डोंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। बताया था अभी मैंने आपको, इसलिए आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते बल्कि कोवेलेंट बनाते हैं। और BeH2 और MgH2 के बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो Be जब H2 के साथ मिलेगा, BeH2 बनेगा और लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में N लगा दिए, जिसका मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ BeH2 साथ में जो है वो जुड़े हुए हैं। तो क्या बना हुआ है इसका, दैट इज के पॉलीमर बना हुआ है BeH2 का बहुत ज़्यादा। MgH2 का भी पॉलीमर ही बना होता है, इसलिए पॉलीमेरिक हाइड्राइड कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज कहती होती हैं इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड। इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट मतलब बीच में होती हैं। किन दो चीज़ों के बीच में, आयनिक और कोवेलेंट के बीच में होती हैं। आयनिक क्यों, चूंकि खुद मेटल्स हैं तो थोड़ी सी आयनिक जैसी कैरेक्टरिस्टिक है, और बना रहे कोवेलेंट बॉन्ड है तो थोड़ी सी कोवेलेंट जैसी है। तो इनकी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड जैसे बीच की होती है। मिसाल के तौर पे पॉलीमर्स, आयनिक कंपाउंड होते हैं हार्ड सॉलिड, कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेज होते हैं, पॉलीमर्स सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ना लिक्विड गैस होता है ना ही हार्ड सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट किस्म के सॉलिड होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही होती हैं, आयनिक और कोवेलेंट के। ठीक है, तो देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड। तो ये 2 एलिमेंट्स से बनाते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। और क्यों नहीं बनाते वो आयनिक हाइड्राइड, क्योंकि उनका स्मॉल साइज है। क्लियर है भाई? और कुछ नहीं समझना, बस इतनी ज़्यादा मैक्सिमम इतना समझना उसके बारे में, और कुछ नहीं समझना। ठीक है, जो कि छोटा ही टॉपिक है ये। बॉर्डर लाइन, लास्ट हाइड्राइड है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड कब बनते हैं वो मैंने बताया था, बॉर्डर पर जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बॉर्डर पर जो एलिमेंट्स हैं उनसे बनते हैं। डी ब्लॉक के बॉर्डर पे 1b 2b होता है और कुछ एलिमेंट्स 3a वाले, आखिरी के 2 इंडियम थेलियम, वो क्या बनाते हैं, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। चूंकि ये एलिमेंट्स डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बॉर्डर में है, इस वजह से इनको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहा जाता है। और इनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है कोवेलेंट हाइड्राइड और मेटेलिक हाइड्राइड की। मतलब कोवेलेंट जैसे भी होती है, चूंकि ये दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं ना, तो डी ब्लॉक वाले तो मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं, पी ब्लॉक वाले कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज कोवेलेंट हाइड्राइड और मेटेलिक हाइड्राइड के इन बिटवीन कुछ लाई कर रही होती है, उसके बीच में होती है। मिसाल के तौर पे कॉपर हाइड्राइड हो गया, इंडियम हाइड्राइड हो गया, जिंक हाइड्राइड हो गया, ये सारे हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड है। क्योंकि ये देखो, ये 1b से बना, ये जिंक हाइड्राइड 2b से बना, ये 3a से बना, इंडियम थेलियम हाइड्राइड भी हो सकता था। समझ में आ गई बात? बस ये बॉर्डर लाइन हाइड्राइड है। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड बनेंगे किससे, 1a 2a से और 3a के कुछ एलिमेंट्स हैं। बॉर्डर लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि डी और पी ब्लॉक के बॉर्डर के एलिमेंट से बन जाए। प्रॉपर्टी कैसी होगी, मेटेलिक और कोवेलेंट के इन बिटवीन लाई करेगी। बस, कोई मसला? क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास आई थिंक सारे हाइड्राइड्स हो गए, आयनिक, कोवेलेंट, कॉम्प्लेक्स, मेटेलिक, पॉलीमेरिक, बॉर्डर लाइन, सारे समझ में आ गए। नेक्स्ट एक डेफिनेशन उसके बाद होती है एटॉमिक हाइड्राइड्स, एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन सिर्फ जिसको H से शो करता है। ओके, एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, स्टार्ट करें दोबारा। एटॉमिक हाइड्रोजन भाई एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है H2, एक एटॉमिक हाइड्रोजन होता है सिर्फ H। कैपिटल H से डिनोट करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन को। एक नेसेंट हाइड्रोजन होता है, वो अलग है, ब्रैकेट H, वो बात बताओ, आगे आएगा स्लाइड उसके बारे में। ज़्यादा अनस्टेबल होता है ये, चूँकि डॉपलेट कंप्लीट नहीं होता, और ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। H2 से ज़्यादा रिएक्टिव होता है H।
कब बनता है, बनाते कैसे हैं, जब 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है हाइड्रोजन को। अब वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू, और वो काम हीट के थ्रू भी किया जा सकता है। 104, ये वैल्यू याद रखें, 104 किलो कैलोरी पर मोल हीट एनर्जी जब प्रोवाइड किया जाता है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रोकन, मतलब टूट जाता है, और टूटकर 2 एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। ऐसा ही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू बनता है, ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने पर दोनों H अलग हो जाते हैं। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बस इतना याद रखें। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है, चूँकि इनका डुप्लेट कंप्लीट, क्या जूल लिख दें, इसको कन्वर्जन फिर इसकी करनी पड़ेगी। आप इसको 4.134 के बराबर होता है ना, आप मल्टीप्लाई कर देना। बिल्कुल, देखो ये बच्चे, ये जो है ना किलो कैलोरी पर मोल, अब ये बहुत चीज़ों की यूनिट है। किलो कैलोरी पर मोल केमिस्ट्री के अंदर एक चीज़ की यूनिट नहीं है। किलो कैलोरी पर मोल ये है हमारे पास CGS में, और तो किलो जूल पर मोल ये हमारे पास किस में, SI में, SI सिस्टम में। और एक कैलोरी जो है वो कितने जूल के बराबर है, 4.18 जूल के बराबर है कन्वर्जन करने के लिए। तो कैलोरी एक बड़ी यूनिट है, जूल एक छोटी यूनिट है, उसका मतलब ये हो गया। अब ये किन चीज़ों की यूनिट है, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट है, ये हाइड्रेशन एनर्जी की यूनिट है, ये बॉन्ड एनर्जी की यूनिट है, ये लैटिस एनर्जी की यूनिट है, ये एंथैल्पी की यूनिट है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की यूनिट है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये इतनी सारी चीज़ों की यूनिट सिर्फ एक किलो जूल पर मोल, बहुत जगह पर kg अपॉन मोल हम लिखते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। जितने भी हीट अब्जॉर्ब भी रिलीज हो रही होती है ना, किसी भी फॉर्मेट में हो रही हो, वो किलो जूल पर मोल में उसको हम लिख रहे होते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी हो, चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो, चाहे कोई भी हो, तो आप किलो जूल पर मोल में भी ये बॉन्ड एनर्जी है असल में यहाँ पर, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बॉन्ड एनर्जी है, जो फॉर्मेशन पे जो एनर्जी मिलती है उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अगर कोवेलेंट के लिए, अगर आयनिक के लिए यही चीज़ हो तो बॉन्ड एनर्जी नहीं है। आयनिक के लिए बॉन्ड एनर्जी नहीं, NaCl मिला, NaCl बन गया और -788 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी लिबरेट हो गई। नाउ दिस इज नॉट कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, -788 NaCl बनने पर, नमक बनने पे होता है, यस यस, दिस विल बी लैटिस एनर्जी, फिर वो लैटिस एनर्जी होता है। आयनिक के लिए लैटिस एनर्जी है और कोवेलेंट के लिए बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एनर्जी। कोवेलेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक होना या फिर टूटना, बॉन्ड का टूटना आप जानते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड क्लेवेज, बॉन्ड फॉर्मेशन, दो चीज़ें होती है ना। तो यहाँ जब बॉन्ड क्लेवेज हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तब जाकर बॉन्ड टूटेगा। आप उसको कन्वर्ट करना चाहो तो आप कन्वर्ट कर लो किलो जूल में, सेम है, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन को ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च बनाने में, जिसको वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका टेम्परेचर तकरीबन 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है। तो वो वेल्डिंग कर दिया कि डिफरेंट के जो दो मेटल्स को जब ज्वाइन करते हो, तो आपने इस तरह से देखा होगा गन टाइप का होता है, उससे वेल्ड कर रहे होते हैं। तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ से निकल होता है और फ्लेम पॉइंट जल रहा होता है यहाँ पर, तो उस फ्लेम से क्या कर रहे होते हैं, उसको वेल्ड कर रहे होते हैं, डायरेक्ट इस तरह से वेल्ड करते हुए जा रहे होते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर रेस करता है। निकल, क्रोमियम, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं ना, जो हार्ड मेटल्स होते हैं, उनको वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो दिस इज एटॉमिक नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, बच्चा हाइड्रोजन, नौजायदा हाइड्रोजन, शीरख्वार हाइड्रोजन। मतलब नेसेंट किसको कहते हैं भाई, छोटे को कहते हैं, बच्चे को कहते हैं। न्यूली बॉर्न बेबी इज कॉल्ड अ नेसेंट बेबी। तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स लिबरेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज वेरी रिएक्टिव एंड इट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन भी रिएक्टिव होता है, नेसेंट हाइड्रोजन भी रिएक्टिव होता है, दोनों के प्रिपरेशन का तरीका अलग है। एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बनता है, नेसेंट वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की डिकम्पोज करके, उसको तोड़ के उसके बॉन्ड को। और ये कब बनता है, किसी भी रिएक्शन के दौरान जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जिंक और HCl, ये वही कैवेंडिश रिएक्शन शो कर रहा हूँ, कैवेंडिश साहब ने जो किया था रिएक्शन, जिंक का HCl से रिएक्शन किया था, क्या बना था, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई थी। तो डायरेक्ट H2 नहीं निकलेगा, पहले निकलता है नेसेंट हाइड्रोजन, लार्ज ब्रैकेट के अंदर H शो करते हैं, फिर ये नेसेंट हाइड्रोजन दूसरे और नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2 की फॉर्मेशन करता है। ये हाईली रिएक्टिव होता है। नेसेंट हाइड्रोजन को डिनोट ब्रैकेट H से किया जाता है। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन में क्या फ़र्क है, बस ये डिफरेंस याद रखिएगा। दोनों के डिनोट करने में फ़र्क है और दोनों की प्रिपरेशन में फ़र्क है। सेम क्या चीज़ है दोनों में, रिएक्टिविटी। दोनों अनस्टेबल है, दोनों इनका इनकम्प्लीट डुप्लेट है और दोनों के दोनों रिएक्टिव है। ये सेम चीज़, और फ़र्क डिनोशन का है और प्रिपरेशन का है, बस। क्लियर है? अच्छे नंबर, मसला नहीं है। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, क्या फ़र्क है? आइसोटोप तो सबको पता है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, ये होता है आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। आइसोबार,
देखो आइसो मतलब होता है सेम, और बार के मतलब होते हैं वेट। उर्दू में होता है ना कि बार के मुझ पर इतना बार ना डालो कि मैं उठा ही ना सकूं, है ना, कि बार मतलब होता है वेट, मुझ पर उतना वजन ना डालो, तो बार उर्दू का भी वर्ड है। बार मतलब होता है वजन, वेट। सेम वेट मतलब एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक मास हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज आइसोबार, ठीक है, जिसमें एटॉमिक मास सेम होगा, सेम, देखो सेम वेट या सेम मास, सेम एटॉमिक मास होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे, उसको आइसोबार कहते हैं, ठीक है। जैसे आर्गॉन 1840, कैल्शियम 2040, ठीक है। यहां पर देखो, तो ये दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, तो आर्गॉन और कैल्शियम एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। आइसोबार आइसोटोप का उलट होता है, इसमें एटॉमिक मास जो है वो क्या रहता है, जो है वो सेम रहता है और एटॉमिक नंबर अलग हो जाता है। आइसोटोन किसे कहते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन। जैसे बोरॉन 12 और कार्बन 13, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बोरॉन 12 की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और कार्बन का 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के अलग होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो 12 - 5 कर देंगे बच्चे, कितना आ जाएगा? 12 में से 5 निकालो, 7 बचेगा, और ये 13 - 6 कर दो, कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो इन दोनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो याद रखिएगा कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन में क्या फ़र्क है, इसको लिख लें। ये एक सिंड बोर्ड के अंदर नहीं है, फेडरल में आता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम। 1H1, 1H2, 1H3, P, D और T से शो कर सकते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको हैवी हाइड्रोजन क्या है ना, इसका मिसनोमर है, क्योंकि ज़्यादा हैवी कौन है? ट्रीटियम है। ट्रीटियम को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, 2 न्यूट्रॉन है ना, तो अनस्टेबल हो जाके क्या होता है, उसको न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा होता है, और जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा निकलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो ये रेडियो एक्टिव होता है अपने अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से। प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम। एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3, सही है। प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 1 भी नहीं होगा इसके पास, इसके पास तीनों चीज़ एक एक होगी, इसके पास 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 2 होंगे। 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर को। अकेरेंस कितने % होता है प्रोटियम भाई? 99.98% जो है वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप इसकी बात करो बच्चों, तो क्या बता रहा हूँ मैं इसमें, हाँ, अगर इससे पानी नहीं बनेगा H2O, अगर इससे बनेगा वाटर बनेगा, इससे जो H2O बनेगा उसको हम कौन सा वाटर कहेंगे? ऑर्डिनरी वाटर कहेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाओ, इससे इसकी अकरेंस 0.0156%, इतने परसेंट ये एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, अर्थ में 0.0156% होता है ये, ठीक है। और इससे जो पानी बनेगा वो क्या होगा? D2O को हैवी वाटर कह सकते हैं, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है हैवी वाटर? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर, ठीक है। न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम D2O हैवी वाटर इस्तेमाल करते हैं। इससे जो पानी बनेगा उसको क्या बोलेंगे? T2O रेडियो एक्टिव वाटर। इसकी अकरेंस कितनी होगी? 4 × 10⁻15%, बहुत थोड़ा सा होता है यूनिवर्स के, ये अर्थ के अंदर 4 × 10⁻15% है सिर्फ, ये बहुत कम है। और उसकी, और चूँकि रेडियो एक्टिव है तो उसकी हाफ लाइफ होगी, हाफ लाइफ कितनी है इसकी? 12.5 ईयर, ठीक है। हाफ लाइफ इसकी याद रखें, फुल लाइफ इसकी हो जाएगी 25 ईयर्स, चूँकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ होती है जब वो डिके करते हैं। तो समझ में आती है सारी बातें? फर्स्ट MCQs है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर गैस बाय पासिंग स्टीम एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोश प्रोसेस कहते हैं उसको। ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई, समझ में आया? नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस गेट्स एब्जॉर्ब्ड, नॉट इट शुड बी एब्जॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ डैश। किसके सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो सकता है? यस, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लैटिनम और निकल दोनों पर हो सकता है, क्योंकि दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है। प्लैटिनम पे भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, बोरॉन पे नहीं हो सकता एड्जॉर्ब, ठीक है। तो एड्जॉर्ब होना चाहिए वहाँ पर, अब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, एड्जॉर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है, D2O को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है स्लो डाउन करने के लिए। न्यूट्रॉन मॉडरेटर भी उसको हम कह सकते हैं, न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पर। पढ़ोगे आप फिजिक्स में उसको ना, तो डिटेल में क्यों किस तरह इस्तेमाल करते हैं।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कितनी होती है? अभी बताया मैंने आपको 2.1 होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 2.1 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है, इजी है अभी फिलहाल तो सारे। हाइड्रोजन लिक्विफाइज है, हाइड्रोजन किस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होता है? किसी पे नहीं होता इसमें से किसी में भी नहीं होता, -252 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, बाकी इनमें से कोई भी नहीं है टेम्परेचर। ठीक है, ये मैंने बताया था अभी लिक्विफिकेशन में आपको। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी, जो घी बनाते हैं वनस्पति घी, किस प्रोसेस से बन रहा होता है? हेलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोजिनेशन से बन रहा होता है, हाइड्रोजिनेशन से बन रहा होता है वेजिटेबल घी। देखो हाइड्रोजिनेशन से करके आ रहे होते हैं हम इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में ब्रेक कर रहे होते हैं, है ना भाई। ऑयल है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी भी सूरत में तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा ही है। ऑयल से मतलब आपको पता है तेल से ही घी बनाते हैं, तेल से ही जाकर घी बनता है, वनस्पति घी जिसको हम कहते हैं। ऑयल क्या हो सकता, कैसा होता है? अनसैचुरेटेड, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर होगा, ऐसा ही है। अनसैचुरेटेड है तभी तो उसको ऑलिफिन कहा जाता है, डबल बॉन्ड को ऑलिफिन, इसलिए कहते हैं ना ऑलिफिन अल्कीन को। अच्छा, फैट कैसा होता है? सैचुरेटेड, फैट है तो सेट सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस डबल बॉन्ड को जब ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन ही डालेंगे ना, हाइड्रोजन क्या करेगा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एच लगा देगा हर तरफ, तो ऑयल किस में कन्वर्ट होगा? फैट में कन्वर्ट होगा। और फैट क्या चीज़ है आपके? घी जो है वो, घी एक फैट होता है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, घी इज अ फैट एक्चुअली। तो ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस किया? हाइड्रोजनेशन किया ना, ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाइड्रोजनेशन करते हैं जब तेल को घी में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट है द हाइड्राइड्स विच यूजुअली एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। कौन से हाइड्राइड है जो ज्यादातर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं? बताओ, सही बता रहे, बोलो। कोवेलेंट हाइड्राइड्स करेंगे, बी ऑप्शन, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड जैसी होती हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज। क्लियर है? नेक्स्ट, हाइड्रोजन में बी रीडली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर विथ, किसके साथ वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन बनेगा? सोडियम में ही बनेगा, रीडली प्रिपेयर होगा, बहुत फास्ट बनेगा, भले इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उसको हम, लेकिन प्रिपेयर तो हो जाएगा। रीडली प्रिपेयर्ड, रीडली मतलब बहुत फास्ट एक्शन से बनेगा, हम उसको फिर यूज़ नहीं कर सकते, वो कंबसन हो जाएगी उसकी, बनेगा ज़रूर, लेकिन कैल्शियम से बनाएंगे तो फिर इस्तेमाल भी हो सकता है। बताया था ना मैंने आयनिक अल्कली मेटल हाइड्राइड्स। हैवी वाटर को किस लिए इस्तेमाल करते हैं तो बताया था, दोबारा बताओ। मॉडरेटर के तौर पर, न्यूट्रॉन मॉडरेटर, स्लो डाउन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट इज मोस्ट एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन? इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन बोथ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सी ऑप्शन है, दोनों ही है, अभी बताया था क्लास के स्टार्ट में, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग दोनों कर सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? सब पढ़ी हुई चीज़ें, ठीक है। 11, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय, देखो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड मतलब सलाइन हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, बी के डी, बी हो जाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, मतलब जो अल्कली मेटल हाइड्राइड्स होते हैं या अल्कली अर्थ मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उनके साथ बनेगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ये शायद, अच्छा हल्का हो गया लेकिन दिख रहा है, देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हो गया, ओके। एमडी कैट के कुछ पास्ट पेपर हैं, चाहे थोड़ा सा लाइट हो रहा है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, H2 इज लिबरेटेड एज डैश, एनोड, कैथोड, डायोड, नॉन ऑफ द अबव। कैथोड पे ही आएगी, ठीक है, H2O के जब करेंगे तो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये अच्छा, ये एयर वाइज है, 2000 एयर लिखा हुआ होगा इसमें, ठीक है, थोड़ा सा लाइट हो रहा है अभी प्रोजेक्टर की वजह से, लेकिन एयर वाइज 2000 सन से स्टार्ट कर रहे हैं। एन एग्जाम्पल, तो लाइट ही होगा ये, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड इज NaHCH2, SRH2, ASH3, आर्सेनिक हाइड्राइड, ठीक है, ये होगा ना, चूंकि ये सारे आपके पास 1A और 2A वाले, ठीक है। तो ये 2 MCQs आए थे सन 2000 में MD कैट में, डाउ मेडिकल के टेस्ट में। नेक्स्ट 2001 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? शुरू में बड़े आसान टेस्ट होते थे, हाइड्रोजन हो जाएगा, वैसे ऑप्शन पहले से लगा हुआ, अभी कुछ में सभी में लगा हुआ, बट कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर पता होगा आपको। BH2 एग्जाम्पल, इसके लिए आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड है, ठीक है। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन
इन पीरियोडिक टेबल 1A 4A स्टिल अनडिसाइडेड, अब तक डिसाइड नहीं हो सका कि किस में रखा जाए। छठा है लिक्विफाइंग पॉइंट ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस की पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन -196 नहीं होती है, -252, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। -252 पर जो है वो ये लिक्विफाई होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज नॉट एब्जॉर्ब बाय, किससे एब्जॉर्ब नहीं होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना उसमें यस एब्जॉर्ब नहीं होगा ये CO में, बाकी में तो हो सकता है। 2008 का था ये। नेक्स्ट आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? देखो, कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉल्ट लाइक सॉलिड आर सफिशिएंटली अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, स्टेबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, आर इनसॉल्युबल इन वाटर, आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। देखो, आयनिक हाइड्राइड के बारे में फर्स्ट है कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉल्ट लाइक सॉलिड होते हैं, ये हमारे पास इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो कि आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। बाकी जो है ना इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है अल्कली मेटल हाइड्राइड्स को। और अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, नहीं स्टेबल होते हैं, हीट का अफेक्ट नहीं होता, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है, मतलब ये सब चीज़ें इस पर नहीं है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कलरलेस नॉन वोलेटाइल सॉल्ट लाइक सॉलिड होते हैं। 2011 में आया था क्या भाई? हाइड्राइड्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर हॉट अल्कली मेटल्स और अल्कीन अर्थ मेटल्स आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स। क्लियर? 2000 देखो सारे 20 साल के मैं करा रहा हूँ तुम लोगों को, कोई मसला नहीं, सारे बना रहा हूँ चैप्टर 2 के जो आए मैं, तो कोई मुश्किल है बताना कि सर इस साल तो बड़ा मुश्किल आ गया था। H2S एन एग्जाम्पल ऑफ डैश हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड की H2S अभी किया भी था उसको हमने, ठीक है, 2012 में आया था। 2013 में क्या है भाई? फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2 गैसेस CO2 कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू डैश। अच्छा, CO2 और H2 गैस में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे सेपरेट आउट किया जाएगा? वैसे तो पहले सेपरेट होता है अप डाउन की वजह से, चूंकि वो हैवियर राइटर के फर्क से। तो किस तरह से पास करेंगे? वाटर एट हाई टेम्परेचर, वाटर अंडर हाई प्रेशर, कोल्ड वाटर, एसिडिफाइड वाटर। याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजोल्व करना है, तो आप जानते हैं कि गैसेस की वाटर में सॉल्युबिलिटी लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है और हाई प्रेशर पे ज़्यादा होती है। तो कोल्ड वाटर तो हो नहीं सकता, वाटर एट हाई टेम्परेचर पे, अच्छा सॉरी एक मिनट, कोल्ड वाटर हो सकता है, वाटर एट हाई टेम्परेचर नहीं हो सकता, एसिडिफाइड वाटर नहीं हो सकता। ये दो कंडीशन इसके अंदर है, वाटर अंडर हाई प्रेशर और कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। तो ठंडे पानी में भी हो सकता है वैसे ये। अच्छा, ये BCQs की सूरत में भी आता था MD कैट के अंदर, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस में। दोनों सही आंसर है, B भी है C भी है। कोल्ड वाटर में भी हल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर अंडर हाई प्रेशर पे भी हल हो जाता है। दोनों में से ज़्यादा बड़ा जो फैक्टर होता है ना वो प्रेशर का होता है। प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा गैसेज डिसॉल्व हो रही होती हैं, हेनरीज लॉ उसको हम कहते हैं, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, चैप्टर 7 में उसको। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, पर बेस्ट आंसर यहाँ पर B वाला है। सन 2013 से है ना बेस्ट क्वेश्चन आंसर लाना शुरू किया गया था MD कैट के अंदर, चूज द बेस्ट आंसर। दोनों करेक्ट होते थे, कोई एक जो ज़्यादा परफेक्ट होता था उसको लिखते थे। नेक्स्ट है द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग सलाइन हाइड्राइड के बारे में, आयनिक हाइड्राइड के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो सही स्टेटमेंट है। दे आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है। दे गिव हाइड्रोजन फ्रॉम H2O, सही है ये भी। दे आर आयनिक इन नेचर, सही है भी। दे आर कोवलेंट इन नेचर, तो ये कहाँ से होगा? ये ठीक है, ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 2015, कमर्शियल हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैस, ऑयल गैस, मार्च गैस, प्रोड्यूसर गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस को कौन सी गैस से बनाया जा सकता है? कोल गैस से, ऑयल गैस से, मार्च गैस से, कि प्रोड्यूसर गैस से? मार्च गैस है। मार्च गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन। तो स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस किया था, या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से बनाया जा सकता है। 14 है द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम गिव्स। हाइड्रोजन एटम के आयोनाइजेशन करेंगे तो आयोनाइजेशन से हमारा उसका इलेक्ट्रॉन जब लॉस होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा उसके पास? सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाएगा, तो प्रोटॉन बचेगा आयोनाइजेशन पर, इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर। 2018 में आया था द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन अदर हाइड्राइड बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, पता है सबको? एक यहाँ से, एक यहाँ से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, इसलिए ज़्यादा इसकी मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड ऑक्सीजन। अच्छा, जब करंट को पास किया जाता है पानी से एक एसिड के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन एंड डैश आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात की जा रही है उसके अंदर,
नहीं, जब करंट पास करेंगे एसिडिफाइड वाटर से तो क्या होगा, एक एनोड कैथोड पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर ये 18 तक का पेपर है जो कि यहाँ पर मेरे पास था, टॉपिकल वाइज मेरे पास है, ये मैं आपको बता भी दूंगा, सेंड भी कर दूंगा। तो ये मैं निकाल कर मैं यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपको मैं दिखाऊँ आखिरी में क्लास के एंड में कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पूछेंगे जो हमने पढ़ी आज 2000 से लेकर 2018 तक हमने देखा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो पूछी नहीं गई जो हमने पढ़ ली अभी क्लास में अंदर, क्या पता पूछ लें आगे जाकर। अब सिर्फ आप पास पेपर करके बोलो नहीं सर हमें हो गया अब तैयारी, अब हम जा रहे हैं, हर साल अलग आ रहा है ना, अगले साल कुछ और अलग आ जाएगा, इसमें क्या। तो ये टॉपिक इसलिए हमें सारा पता होना चाहिए, भले MCQs में वो कुछ भी आस्क करें। क्लियर है सब चीज़ें? ठीक है।